नमस्कार, एग्जाम टॉपर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज अपन बात करते हैं जेएनयू सेमेस्टर फोर्थ के राजस्थान का भूगोल में। अपन बात करेंगे विगत वर्षों में आए हुए परीक्षा में इम्पोर्टेंट प्रश्नों और आने वाले एग्जाम में महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। मैं आपको प्रश्न पत्र जो 80 नंबर का देखने को मिलेगा। छोटे या अति लघुतरात्मक प्रश्न 10 मिलेंगे, जो प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होगा, और निम्नात्मक प्रश्न भी 10 देखने को मिलेंगे, जिनमें से किन्हीं 5 को आपको करना है, और प्रत्येक प्रश्न 12 नंबर के होंगे। अभी चलते हैं अपन प्रश्नों पर। पहला जो प्रश्न है वो मेरू से क्या अभिप्राय है। राजस्थान के मध्यवर्ती भाग में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की दिशा में एवं पूर्व में अरावली श्रेणियां विस्तृत है। इसी ऊंचे पर्वतीय भागों को राज्य के मध्यवर्ती पहाड़ी क्षेत्रों को दर्शाता है। स्थानीय रूप से मेरू कहा जाता है। बात करते हैं अरावली पर्वतमाला की। अरावली पर्वतमाला के 3 भाग है: दक्षिणी अरावली, मध्य अरावली और उत्तरी अरावली। दक्षिणी अरावली में जो ऊंची ऊंची पहाड़ियां पाई जाती है उन्हीं को ही अपन मेरू कहेंगे, या फिर उदयपुर, राजसमंद और कुंभलगढ़ के आसपास पाई जाने वाली ऊंची पर्वतों को ही अपन मेरू कहेंगे। अभी चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कोटा बैराज। कोटा बैराज क्या है? ये चित्तौड़गढ़ में रावत भाटा के निकट चंबल नदी पर 438 मीटर लंबा, 42 मीटर ऊंचा बनाया गया है। कोटा बैराज जो है वो चंबल नदी पर कोटा में बनाया गया एक बांध है, जिसकी लंबाई 438 मीटर है और ऊंचाई 42 मीटर है। ये चंबल नदी के जल प्रपातों की श्रृंखला का अंतिम पड़ाव है। इसमें 14 लाख एकड़ भूमि की सिंचाई होती है और ये 1960 में बनकर तैयार हो गया था। ये जो है चंबल नदी पर 3 भागों में जो है 4 बांधों का निर्माण किया गया था। उसमें से अंतिम पड़ाव पर कोटा बैराज का निर्माण किया गया था और इसका निर्माण 1960 में किया गया था, और उससे लगभग 1700 एकड़ 14 लाख एकड़ भूमि की सिंचाई होती है। अभी चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न है राजस्थान की अपवाह प्रणाली। राजस्थान की अपवाह प्रणाली यानी कि नदियों के बहने की प्रणाली। राजस्थान की अपवाह प्रणाली: बंगाल की खाड़ी की नदियां चंबल, बनास, बाणगंगा और सहायक नदियां। बंगाल की खाड़ी ऐसा अपवाह तंत्र यानी कि ऐसी नदियां जो राजस्थान से बहकर बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है, उसको बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र बोलेंगे, जिसमें आपको चंबल, बाणगंगा और बनास नदी मुख्य रूप से देखने को मिलेगी। दूसरी जो है वो अरब सागर की नदियां, लूनी, माही, साबरमती नदियां प्रमुख है। ऐसी नदियां जो राजस्थान से बहकर अपना जल अरब सागर में लेके जाती है, उनको अपन अरब सागर अपवाह तंत्र कहेंगे, जिसमें आपको लूनी, साबरमती और माही नदी प्रमुख देखने को मिलती है। तीसरा जो अपवाह तंत्र है वो आंतरिक अपवाह तंत्र है, आंतरिक जल प्रवाह। कांतली नदी, साबी नदी, काकनी और गगर नदी। आंतरिक अपवाह तंत्र का मतलब होता है ऐसी नदियां जो जल राजस्थान या फिर राजस्थान के मरुस्थलीय भाग में जाकर उनका जल वहीं विलुप्त हो जाता है। उसमें से आपको कांकनी नदी, गगर नदी और साबी नदी देखने को मिलती है। अभी चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न है वालरा या झूमिंग कृषि किसे कहते हैं, या इसको स्थानांतरित कृषि भी बोलते हैं। इसके अंतर्गत वन आदि को जलाकर पहले भूमि साफ की जाती है, फिर वर्षा के बाद राख युक्त मिट्टी में अनाज बो दिए जाते हैं। वालरा या झूमिंग कृषि ज्यादातर आदिवासी लोग करते हैं। ये क्या करते, वनों वनों को काट कर वहां के भूभाग को साफ कर देते हैं और फिर वर्षा के मौसम में उस राख युक्त भूमि पर फसल बोते हैं। 2 वर्ष तक फसल प्राप्त कर अन्य स्थानों पर यह प्रक्रिया पुनः शुरू की जाती है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर में की जाती है। 2 या 3 वर्षों तक वहाँ खेती करने के बाद ये पुनः दूसरे स्थानों पर चले जाते हैं और फिर वही प्रक्रिया दोहराते हैं। राजस्थान में मुख्य रूप से डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर में इस प्रकार की खेती की जाती है वहाँ के आदिवासी लोगों के द्वारा। अभी चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न है कि राजस्थान को खनिजों का अजायब घर क्यों कहा जाता है। राजस्थान की खनिज संपदा विविध उद्योगों को आधार प्रदान करने में सक्षम है। राजस्थान में बहुत प्रकार की खनिजें पाई जाती है जो वह उद्योगों को आधार प्रदान करती है। विविधता की दृष्टि से यहाँ 81 विभिन्न प्रकार के खनिजों के भंडार है, जिनमें से 57 खनिजों का वर्तमान में खनन हो रहा है। इसी कारण राज्य को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। खनिजों की दृष्टि से राजस्थान बहुत ही धनी प्रदेश है, इसलिए राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। इसमें राजस्थान में लगभग 81 प्रकार की खनिज भी पाई जाती है, जिनमें से वर्तमान में 57 प्रकार की खनिजों का अपन उपयोग कर पा रहे हैं या फिर उत्पादन कर रहे हैं। अभी चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर।
सर्वाधिक जनघनत्व वाले 4 जिले। जनसंख्या 2011 में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कौन से जिलों में था? पहला था जयपुर, सर्वाधिक घनत्व इसका जो घनत्व था वो था 595 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। दूसरे नंबर था भाई भरतपुर, द्वितीय स्थान 503 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तीसरा था दौसा, 476 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अलवर चौथे स्थान पर 438 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या घनत्व होता है प्रति एकांक वर्ग क्षेत्रफल में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या। जो राजस्थान के 2011 की जनसंख्या में सबसे ज्यादा था जयपुर का, उसके बाद था भरतपुर का, फिर था दौसा का और फिर था अलवर का। अभी चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अब चिमाता से क्या अभिप्राय है? भील जनजाति के लोग पहाड़ी ढालों के वनों को जलाकर प्राप्त की गई भूमि में वर्षा ऋतु के आगमन पर अनाज, दालें व सब्जियां बो देते हैं। इसी प्रकार की ढालदार पहाड़ी खेती को स्थानीय भाषा में चिमाता कहा जाता है। चिमाता का तात्पर्य है कि भील जनजाति द्वारा पहाड़ी इलाकों में की जाने वाली खेती को अपन चिमाता कहेंगे। अभी चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न है भाई भोराट का पठार कहाँ स्थित है, या फिर भोराट का पठार किसे कहते हैं? आबू खंड के अलावा अरावली पर्वत श्रृंखला का सबसे उच्चतम भूभाग उदयपुर के उत्तर पश्चिम में स्थित है। ये कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच एक मेजदार पठार के रूप में स्थित है, जैसे भोराट का पठार के नाम से जाना जाता है। यानी कि राजसमंद के कुंभलगढ़ से लेकर उदयपुर के गोगुंदा के बीच में जो पठार उपस्थित है उसको अपन भोराट का पठार कहेंगे। अभी चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। मरुस्थलीकरण से क्या आशय है, या फिर मरुस्थलीकरण किसे कहते हैं? साधारण भाषा में बात करें तो मरुस्थल के विस्तार को ही अपन मरुस्थलीकरण कहेंगे। मरुस्थलीकरण से तात्पर्य है उपजाऊ एवं अमरुस्थलीकरण भूमि का क्रमिक रूप से शुष्क प्रदेश अथवा मरुस्थल में परिवर्तित हो जाना। मरुस्थलीकरण का अर्थ है कि मरुस्थल का विस्तार या फिर जो उपजाऊ भूमि है उसका अनउपजाऊ भूमि में विस्तार होने को ही मरुस्थलीकरण कहेंगे। ये विनाशकारी प्रक्रिया प्राकृतिक कारकों की अपेक्षा मानवीय क्रियाकलापों द्वारा अधिक होती है। मरुस्थलीकरण जो है प्राकृतिक कारकों की बजाय मानव के द्वारा अधिक होती है। मानव अपने स्वार्थ के लिए जो है वो भूमि का नाश करते जा रहा है या फिर अरावली पर्वतमाला को काट रहा है, इसलिए मरुस्थलीकरण का विकास हो रहा है। अभी चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अभी अपन देखते हैं निम्नात्मक प्रश्नों के बारे में। पहला प्रश्न है राजस्थान के भौतिक विभागों का वर्गीकरण कीजिए। राजस्थान में मुख्य रूप से 4 भौतिक प्रदेश पाए जाते हैं: मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली पर्वतमाला, उत्तरी पूर्वी मैदान और दक्षिणी पूर्वी पठार। उनका अपन वर्गीकरण करते हैं। राजस्थान के भौतिक विभागों का वर्गीकरण। भू आकृतिक दृष्टि से राजस्थान भारतवर्ष के प्रमुख भू आकृतिक विभागों में से 2 भागों में फैला है: पर्वत मैदान और मध्यवर्ती उच्च भूमि। अगर भारत की दृष्टि से बात करें तो भारत के जो भौतिक प्रदेश है वो उनमें राजस्थान 2 भौतिक प्रदेशों में आता है। पहला है वरत मैदान और दूसरा है दक्षिणी पूर्वी पठार। अरावली के पश्चिम में स्थित क्षेत्र जिसे पश्चिमी बालू का मैदान कहते हैं, वरत मैदान के पश्चिमी भाग में स्थित है, जबकि अरावली के पूर्व का क्षेत्र मध्यवर्ती उच्च भूमि के उत्तरी भाग में स्थित है। अरावली पर्वतमाला जो है वो राजस्थान को 2 समान भागों में बांटती है। अरावली के पश्चिम में जो है पश्चिमी भाग है जो वरत मैदान का भाग है, और अरावली के पूर्व में जो है पूरी भाग है वो है प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। राजस्थान के 4 प्रमुख भौगोलिक विभाजन। राजस्थान में इन दोनों प्रमुख भागों में विभिन्न भू आकृतियां और उच्चावच लक्षण मिलते हैं। ये राज्य निम्नलिखित 4 भू आकृतिक विभागों में विभक्त किया गया है। पहला है पश्चिमी बालू का स्तूप, या इसको अपन बोलेंगे महान मरुस्थल। दूसरा है अरावली श्रेणी तथा पहाड़ी प्रदेश। तीसरा है पूर्वी मैदान और चौथा है दक्षिणी पूर्वी पठार या हाड़ौती का पठार। पहला जो है वो आपके पश्चिमी बालू का स्तूप, बालू का मैदान या फिर मरुस्थल, पश्चिमी मरुस्थल। पश्चिमी बालू का मैदान की भौगोलिक सीमाएं। पश्चिमी मैदान अरावली पहाड़ों के पश्चिम और उत्तर पश्चिम में राजस्थान का एक वृहद भाग घेरे हुए है। पश्चिमी बालू का मैदान जो है वो राजस्थान की अरावली पर्वतमाला के पश्चिमी भाग में या उत्तरी पश्चिमी भाग में है। इस मैदान की पूर्वी सीमा उदयपुर जिले के
उत्तरी भाग तक अरावली श्रेणी के पश्चिमी उप पर्वतीय क्षेत्र से बनती है, जिसके बाद सीमा 500 मिलीमीटर वर्षा रेखा एवं वृहत भारतीय जल विभाजक द्वारा बनी है। इस मैदान की जो पूर्वी सीमा है वो उदयपुर के बनी है, उसके साथ साथ अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में ये मैदान स्थित है, उसके साथ साथ 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के भी पश्चिम में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय एवं राजकीय सीमाएं। इस प्रकार पश्चिमी मैदान की पूर्वी सीमा अंशतः जलवायु परक है। पश्चिमी सीमा भारत और पश्चिमी पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा द्वारा बनी है। पश्चिमी बालू का मैदान की जो पश्चिमी सीमा है वो पाकिस्तान और भारत की सीमा का निर्धारण करती है। इस मैदान की उत्तरी सीमा पंजाब राज्य से और दक्षिणी पश्चिमी सीमा गुजरात राज्य द्वारा बनी है, और इसकी जो उत्तरी सीमा है वो पंजाब से और दक्षिणी पश्चिमी जो सीमा जो है वो गुजरात राज्य से बनी हुई है। पश्चिम में राजस्थान मरुस्थल उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम पेटियों के अनेक प्राकृतिक प्रदेशों में उप विभाजित किया गया है। ऐसे विभाजन का नियंत्रक लक्षण अरावली पहाड़ियों और बाड़मेर जैसलमेर बीकानेर क्षेत्र की चट्टानी भू भाग है। पश्चिमी बालू का मैदान को अनेक उप भागों में भी विभाजित किया गया है। पहला जो भाग है वह बालू मुक्त चट्टानी प्रदेश। सबसे पहले पश्चिम की पेटी वृहत मरुस्थल बालू का स्तूपों से आवृत है और वृहत रन से पाकिस्तान की सीमा के सहारे पंजाब तक फैली है। बालू का मुक्त चट्टानी प्रदेश का ऐसे स्थान जो बालू का मुक्त क्षेत्र है, जिसकी सीमा जो है वो पश्चिम में पाकिस्तान से लगती है और उत्तर में गुजरात पंजाब से लगती है। इस पेटी के बाद बाड़मेर जैसलमेर बीकानेर का चट्टानी प्रदेश है जो बालू मुक्त है, और यहाँ शैल समूह है जो जुरासिक से इयोसीन समुद्री रचना तक है। इस प्रदेश में तलछट बनावट के कारण भूमि के अंदर जल पाया जाता है। इसके बाद अपन बात करते हैं बाड़मेर जैसलमेर और बीकानेर में जो है जुरासिक काल की पेटियां स्थित है, जहाँ पर जुरासिक काल के अवशेष भी मिले हैं। लघु मरुस्थल या लूनी अपवाह प्रणाली। इसके बाद अपन बात करते हैं लघु मरुस्थल या फिर लूनी अपवाह प्रणाली। लूनी अपवाह प्रणाली का मतलब है जहां पर लूनी नदी का विस्तार है या फिर लूनी नदी का प्रवाह है। चट्टानी भूभाग के और पूर्व में लघु मरुस्थल है जो वृहत रन से प्रारंभ होकर बीकानेर के उत्तर में वृहत मरुस्थल से मिलता है। इसके बाद अर्ध शुष्क प्रदेश आता है जहां लूनी नदी की अपवाह प्रणाली अत्यंत प्रमुख लक्षण है, और आगे उत्तर में डिडवाना सांबर तथा अन्य खारी जिले हैं। महान मरुस्थल या पश्चिमी मरुस्थल को दो भागों में बांटा गया है, एक शुष्क मरुस्थल और दूसरा है अर्ध शुष्क मरुस्थल। अर्ध शुष्क मरुस्थल के भी 4 भाग है, उसमें से एक भाग है लूनी का अपवाह तंत्र या लूनी बेसिन, जहां पर लूनी बेसिन में ज्यादातर आपको खारे पानी की झीलें देखने को मिलती है। मारवाड़ मैदान का मुख्य विस्तार। ये प्रदेश मारवाड़ मैदान का अधिकतर भाग घेरे हुए है, और ये बीकानेर जैसलमेर चूरू पश्चिमी नागौर कुछ भाग बाड़मेर का पश्चिम 2/3 भाग और जोधपुर जिले को सम्मिलित करता है। मारवाड़ मैदान का जो विस्तार है वो आपके जोधपुर बाड़मेर जैसलमेर बीकानेर चूरू और पश्चिमी नागौर में देखने को मिलता है। आगे और पश्चिम में बालूमय और शुष्क मरुस्थल थार मरुस्थल के नाम से भी संबोधित किया जाता है, और इस पश्चिमी बालू का स्तूप मैदान और शुष्क मरुस्थल को थार के मैदान के नाम से भी जाना जाता। अब है थार मरुस्थल की भौगोलिक सीमाएं। ये भारतीय सीमा के परे पाकिस्तान से भी मुख्यतः बहावलपुर खैरपुर के कुछ भागों थार पार्क जिलों में फैला हुआ है। थार मरुस्थल जो है वो पाकिस्तान और भारत दोनों देशों में फैला हुआ है। थार मरुस्थल का अधिकांश भाग लगभग 60% भाग भारत में फैला हुआ है, और शेष भाग जो है वो पाकिस्तान में फैला हुआ है। इस पूरे मरुस्थलीय प्रदेश में बालू के वृहत फैलाव है, और ये शैल दृश्यांश भी सामान्य रूप से देखने को मिलते हैं। इस मरुस्थल में बड़े बड़े आपको रेत के टीले भी देखने को मिलते हैं। प्राचीन चट्टाने एवं जुरेसिक संरचना। ये शैल मुख्यतः अरावली नाइस शिस्ट मलानी ग्रेनाइट और विंध्यन के उत्तर क्षेत्र में अभिव्यक्त है। उत्तर पश्चिम में जुरेसिक एवं इयोसिन चट्टानों के उठे क्षेत्र जैसलमेर बाड़मेर बीकानेर चूरू व गंगानगर जिलों में पाए जाते हैं। ये इस बात की पुष्टि करता है कि थार पठारी खंड के पश्चिमी विस्तार का भाग है।
जुरासिक काल की चट्टानें जो आपको सामान्यतः पश्चिमी मरुस्थल के जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर जिलों में देखने को मिलती है। अब दूसरा भाग है अर्ध शुष्क संक्रमणीय मैदान। अपन ने बात की थार मरुस्थल के दो भाग है, पहला भाग है शुष्क और दूसरा है अर्ध शुष्क भाग। अपन अपन बात करते हैं अर्ध शुष्क भाग की। अर्ध शुष्क भाग को भी जो है वो चार भागों में विभाजित किया गया है। घग्गर का मैदान, शेखावटी मैदान, लूनी नदी बेसिन और उच्च नागौरी भूमि। राजस्थान बागर का भौगोलिक विभाजन। ये मैदान तीन छोटी छोटी भू आकृतिक इकाइयों में उप विभाजित किया गया है। पहला है लूनी बेसिन, इसको ही अपन लूनी बेसिन को ही अपन गोडवार बेसिन भी बोलेंगे। तीसरा है अंतरस्थलीय प्रवाह का मैदान या फिर इसको अपन शेखावटी क्षेत्र भी बोलेंगे। तीसरा है उत्तर का घग्गर मैदान या फिर घग्गर का मैदान। इसका चौथा भाग और देखने को मिलता है नागौरी उच्च भूमि। प्रथम उपभागों का सीमांकन करने वाली ये रेखा है जो दक्षिण में लूनी बेसिन को उत्तरी अंतरराष्ट्रीय प्रवाह के मैदान से सीमांकित करती है। पहला जो है वो आपका लूनी बेसिन या फिर इसको लूनी बेसिन को ही अपन गोडवाड़ बेसिन बोलेंगे। लूनी बेसिन यानी कि ऐसे स्थान जहां पर लूनी नदी बहती है। लूनी नदी का उद्गम एवं अपवाह मार्ग। लूनी नदी अजमेर के दक्षिण पश्चिम में अरावली पहाड़ियों से निकलती है और दक्षिण पश्चिम की ओर बहती है। लूनी नदी का उद्गम जो है वो अजमेर के नाहक पहाड़ से, अजमेर के नाहक पहाड़ से होता है जो दक्षिणी पश्चिम की ओर बहती है। इसकी सहायक अनेक छोटी मोटी नदियां हैं जो सभी अरावली के उत्तरी पश्चिमी त्रिव ढाल का पानी बहाकर लाती है और लूनी नदी के पश्चिम किनारों पर मिलती है। लूनी नदी एकमात्र ऐसी नदी है जो अरावली के समांतर बहती हुई पश्चिम दिशा की ओर बहती हुई अरब सागर में मिलती है। और लूनी की बहुत सारी सहायक नदियां हैं जैसे जवाई है, बांडी है, खारी है ऐसी बहुत सारी नदियां हैं जो अपना जल लूनी में बनाती है और उसके बाद ये अरब सागर में जाकर मिलती है। फिर अपर्दन चक्र एवं जलीय क्रियाएं। लूनी अपवाह क्षेत्र को छोड़कर से पश्चिमी राजस्थान अंतर प्रदेशीय अपवाह क्षेत्र, अपवाह का क्षेत्र है। श्रेणी के सहारे वार्षिक वर्षा 650 mm है जो कछार की पश्चिमी सीमा पर 250 mm तक घट जाती है। लूनी नदी अपवाह क्षेत्र में लगभग बरसात होती है 65 सेंटीमीटर जो बाद में घटकर जो है वो 25 सेंटीमीटर तक हो जाती है। लूनी व उसकी सहायक खारी व जवाई नदियों के स्थलाकृतिक स्वरूप स्पष्ट करते हैं कि प्रारंभिक भू आकृतिक क्रियाएं जलीय थी जिन्होंने इस क्षेत्र की परतदार चट्टानों को काटा है। लूनी की सहायक नदियां खारी और जवाई नदियां ये भी है जो मरुस्थल भाग में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है जिन्होंने बड़े बड़े चट्टानों को काट कर अपना रास्ता बनाया है। लूनी बेसिन की शुष्क दशाएं व सामाजिक बाढ़, सामयिक बाढ़। समय के साथ इस क्षेत्र ने शुष्क दशाओं का अनुभव किया और वर्तमान भू आकृति व जल एवं शुष्क चरण चक्र की उत्पत्ति है। वर्तमान समय में वायु क्रिया अधिक सशक्त है यद्यपि इन सरिताओं में कभी भारी वर्षा के दौरान बाढ़ भी आती रहती है। जब नाग पहाड़ या फिर अजमेर में ज्यादा बरसात होती है तो लूनी नदी में अधिक पानी आने के कारण लूनी नदी के अपवाह क्षेत्र के स्थानों पर अधिक पानी होने के कारण बाढ़ भी आ जाती है। दूसरा जो है अंतःस्थलीय प्रवाह का मैदान या फिर शेखावटी प्रवाह तंत्र। जयपुर सीकर तक बालू का विस्तार। अंतःस्थलीय प्रवाह का मैदान जो है जयपुर और सीकर जिलों में पाया जाता है। इसको अपन घोड़वाड़ प्रदेश या शेखावटी प्रदेश भी कहते हैं। अजमेर व ब्यावर के बीच पर्वतों के वातावकाशों पर हवा द्वारा बही हुई बालू जयपुर शहर और उसके उत्तर व दक्षिण के समीपवर्ती क्षेत्रों तक विस्तृत है। ये मैदान इस क्षेत्र की विशिष्ट बालू पहाड़ियों से पूर्ण है और भूदृश्य से अनेक निम्न गर्तों से भरा हुआ है। शेखावटी प्रदेश जो है वो जयपुर, सीकर, झुंझुनू जिलों में फैला हुआ है और यहाँ पर जो है बालू की पहाड़ियां है और उसके साथ साथ बहुत ही गहरे गहरे गर्त भी है। वर्षा व जल जमाव गर्त। इस क्षेत्र में वर्षा पश्चिम में 250 मिलीमीटर और पूर्व में 500 मिलीमीटर के बीच है। कभी कभी भारी बौछारों के बाद वर्षा का जल बालू पहाड़ियों के मध्य अगणित गर्तों में जमा हो जाता है। शेखावटी भाग में जो पूरी भाग है वहां पर जो बरसात है वो 550 सेंटीमीटर होती है। वही अगर पश्चिम की बात करें तो वहाँ 25 सेंटीमीटर वर्षा होती है और कभी कभी ज्यादा बरसात होने के कारण बालू पहाड़ियों में जो गड्ढे बने हुए होते हैं वहां पर पानी इकट्ठा हो जाता है।
ये संपूर्ण उत्तरी हिस्सा अंतःस्थलीय प्रवाह का क्षेत्र है। जयपुर, जोधपुर, काठी के चारों ओर अनेक छोटे बेसिन भी पाए जाते हैं। और ये जो उत्तर का हिस्सा है वो संपूर्ण अंतःस्थलीय प्रवाह क्षेत्र या फिर शेखावटी प्रदेश का भाग है। शेखावटी के नमक जमाव एवं खारी झीलें। राजस्थान की ज्यादातर जो खारे पानी की झीलें हैं वो शेखावटी भागों में पाई जाती है। वाष्पीकरण एवं नमक जमाव प्रक्रिया। तापक्रम ऊंचा होने से बाढ़ के खारे पानी का वाष्पीकरण इन गर्तों में अनेक स्थानों पर नमक और सोडा के जमाव में बदल जाता है। इस इलाकों में जो बड़े बड़े गड्ढे बने हुए होते हैं उनमें पानी जमा होता है। जब तापमान उच्च होने के कारण उस पानी का वाष्पीकरण हो जाता है तो उन गड्ढों में नमक और सोडा जमा हो जाता है। इस प्रदेश की महत्वपूर्ण नमक की झीलें सांबर झील, डेगाना झील, कुचामन झील और डीडवाना झील है। इस प्रदेश की महत्वपूर्ण झील सांबर झील जो राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, उसके साथ डेगाना झील, कुंचामान झील और डीडवाना झील भी है। और ये तीनों झीलें जो है नागौर जिले में मिलती है, जबकि सांबर झील जो है नागौर, जयपुर और अजमेर जिले में विस्तृत है। सांबर झील का भौगोलिक आकार। इस क्षेत्र की बृहत्तम झील सांबर जयपुर के लगभग 65 किलोमीटर पश्चिम में है। जब ये झील पूरी भरी होती है तो लगभग 25 किलोमीटर लंबी और 10 किलोमीटर चौड़ी होती है। सांबर झील की जो चौड़ाई है वो 10 मीटर है और लंबाई जो है वो 25 मीटर है। और ये 3 जिलों में नागौर, अजमेर और जयपुर जिलों में फैली हुई है। ये पूर्व से पश्चिम दिशा में फैली है। ये बहुत उथली है और गर्मी के महीनों में इसका क्षेत्र सिकुड़ जाता है और झील अनेक स्थानों पर कीचड़ युक्त हो जाती है। जब तापमान बढ़ जाता है तो इस झील के पानी का वाष्पीकरण हो जाता है, जिसके कारण कई कई स्थानों पर ये कीचड़ युक्त हो जाती है। सांबर झील के आर्थिक आंकड़े। नमक उत्पादन व भंडार। राजस्थान या फिर भारत में सबसे ज्यादा नमक का उत्पादन झील के माध्यम से होता है, तो वो सांबर झील के माध्यम से होता है। इस झील में नमक का अंश मुख्यतः ऊपरी 3.7 मीटर तक ही सीमित है। झील की इस ऊपरी सतह में औसत नमक सोडियम क्लोराइड का अंश लगभग 5 करोड़ टन है। सांबर झील में जितना पानी पाया जाता है उसका ऊपरी 3.7 मीटर तक ही जो है इस झील में नमक का उत्पादन होता है। यहाँ नमक का वार्षिक उत्पादन लगभग 2,50,000 टन है और इस दर से ये अनुमान लगाया जाता है कि इस झील से नमक की पूर्ति आने वाले एक लंबे समय के लिए निश्चित है। और इस झील के द्वारा जो है लगभग प्रतिवर्ष 2.5 लाख टन नमक का उत्पादन होता है, जो है कि बहुत बड़ी मात्रा है। फिर बात करते हैं अपन अरावली श्रेणी तथा पहाड़ी प्रदेश की। दूसरा जो अपना भौतिक प्रदेश है वो अरावली पर्वत है। पहले अपन ने अभी तक पढ़ा है पश्चिमी मरुस्थल के बारे में, अभी अपन पढ़ रहे हैं अरावली पर्वतमाला के बारे में। अरावली पर्वतमाला राज्य का विभाजन। अरावली पर्वतमाला राजस्थान को ठीक मध्य में चीरती हुई दक्षिणी पश्चिम से उत्तर पूर्व तक फैली हुई है। दक्षिणी अरावली पर्वतमाला जो राजस्थान के एक ठीक मध्य में से गुजरती है, जो दक्षिणी पश्चिम से लेकर उत्तरी पूर्वी तक फैली हुई है। राजस्थान में इसकी जो लंबाई है वो 580 किलोमीटर है। दक्षिणी पश्चिम से आबू ब्लॉक से उत्तर पूर्व में खेतड़ी तक 692 किलोमीटर की दूरी में विस्तृत ये पर्वत श्रृंखला राजस्थान को दो भागों में विभाजित करती है। अरावली पर्वतमाला की जो टोटल लंबाई है 692 किलोमीटर है, उनमें से 580 किलोमीटर राजस्थान में, बाकी गुजरात और दिल्ली हरियाणा पे फैली हुई है। और अरावली पर्वतमाला जो राजस्थान को दो भागों में बांटती है। उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय व अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्र, दक्षिणी पूर्वी मैदान व पठारी क्षेत्र। अरावली पर्वतमाला के पश्चिम वाला भाग जो है वो पश्चिमी मरुस्थल या अर्ध शुष्क मरुस्थल में बांटती है और पूर्वी भाग वाले को पूर्वी मैदान और उत्तरी दक्षिणी पूर्वी पठारों में विभाजित करती है। मरुस्थल के विस्तार पर नियंत्रण। अरावली पर्वतमाला जिसे आंडा वाला पहाड़ भी कहा जाता है, राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी सरसब्ज क्षेत्र के लिए प्राकृतिक ढाल का काम देता है। अरावली पर्वतमाला को आड़ा वाला पर्वतमाला भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो है वो मरुस्थल के विकास को या मरुस्थल के विस्तार को रोकती है। पश्चिमी राजस्थान में मरुस्थल है, वो मरुस्थल के विस्तार को बहुत बड़ी बाधा का काम करती है अरावली पर्वतमाला। ये श्रृंखलाएं कई ऊंची और मजबूत चट्टानों
से और कई खाड़ियों व घाटियों से थार के रेगिस्तान को दक्षिणी पूर्व की ओर अग्रसर होने से रोकती है। यानी कि अरावली पर्वतमाला के होने के कारण जो है वो राजस्थान में मरुस्थल के विस्तार को रोका जा रहा है। प्राचीनतम शैलक्रम व पर्वतीय विस्तार। इन्हीं पर्वत श्रेणियों के कारण दक्षिण पश्चिम मानसून राजस्थान में बरसने के लिए बाध्य होते हैं। अरावली की पर्वतमालाएं अति प्राचीन कठोर शैलक्रमों से बनी है। अरावली पर्वतमाला के कारण ही दक्षिणी पश्चिमी मानसून जो है वो राजस्थान में बरसने के लिए बाध्य होता है, क्योंकि वो एक विभाजन का काम करती है। ये पर्वतमाला भारत की ही नहीं वरन विश्व भर की सबसे प्राचीन पर्वतमालाओं में से एक है। अरावली पर्वतमाला जो राजस्थान की नहीं, भारत की नहीं, बल्कि विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमालाओं में से है। ये पर्वतीय क्षेत्र उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सिरोही, अजमेर, जयपुर, अलवर जिलों में फैला हुआ है। ये जो है वो उदयपुर उदयपुर जयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सीकर, झुंझुनू, अजमेर, अलवर शहरों में फैली हुई है। अरावली की औसत ऊंचाई एवं वर्गीकरण। अरावली पर्वतमाला की औसत ऊंचाई 900 मीटर है तथा कुल लंबाई 690 किलोमीटर के लगभग है। अरावली की जो औसत ऊंचाई वो लगभग 930 मीटर है और उसकी कुल लंबाई जो है वो 690 मीटर किलोमीटर है। अरावली पर्वतीय क्षेत्र को 3 मुख्य भागों में बांटा गया है: दक्षिणी अरावली क्षेत्र, मध्य अरावली क्षेत्र और उत्तरी अरावली क्षेत्र। अरावली पर्वतमाला के मुख्य 3 भाग है: दक्षिण अरावली क्षेत्र, मध्य अरावली क्षेत्र और उत्तरी अरावली क्षेत्र। अरावली के बहुमूल्य खनिज एवं मुख्य नगर। अरावली क्षेत्र खनिज संपदा की दृष्टि अत्यधिक धनी है। यहाँ लोहा, जस्ता, सीसा, कैडमियम, चांदी, अपरक, तांबा, मैंगनीज, यूरेनियम, रॉक फॉस्फेट, अमूल्य सेल आदि पाए जाते हैं। अरावली पर्वतमाला जो है वो खनिजों की दृष्टि से बहुत ही धनी प्रदेश है। यहाँ पर बहुत ही ज्यादा मात्रा में खनिजों का उत्पादन होता है। इसलिए जो है वो अरावली पर्वतमाला को राजस्थान की जीवन रेखा भी कहा जाता है। राज्य के प्रमुख ऐतिहासिक नगर जयपुर, अजमेर, अलवर, उदयपुर आदि अरावली की सुरमई घाटियों में ही अवस्थित है। राजस्थान के जो ऐतिहासिक नगर है, जयपुर है, अलवर है, अजमेर है, उदयपुर है, ये सभी जो है अरावली की घाटियों में ही स्थित है। विश्व की प्राचीनतम मोड़दार पर्वत श्रेणी। अरावली श्रेणी संपूर्ण राज्य को तिरछी पार करती है और दिल्ली के समीप उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर गुजरात के मैदान तक फैली हुई है। अरावली पर्वतमाला का विस्तार जो है वो गुजरात के ब्रह्मखेड़ा से लेकर दिल्ली की रायसीना हिल्स तक है। राजस्थान में ये श्रेणी उत्तर पूर्व में खेतड़ी से दक्षिण पश्चिम में खेड़ ब्रह्मा तक लगभग 550 किलोमीटर की लंबाई में फैली हुई और ये विश्व की प्राचीनतम मोड़दार पर्वत श्रेणी है। राजस्थान की बात करें तो ये खेड़ ब्रह्मा में राजस्थान में प्रवेश करती है और झुंझुनू के खेतड़ी तक है और इसकी लंबाई जो है वो 550 या फिर लगभग 580 किलोमीटर है। अरावली श्रेणी तथा भोराट का पठार। राजपुताना का वृहत सीमा भ्रंश। ये विभाग पूरी सिरोही, लगभग उदयपुर तथा संपूर्ण डूंगरपुर जिले में फैला है। वृहत भारतीय जल विभाजक उदयपुर के उत्तर से मुड़ने से पहले दक्षिणी पश्चिम को जाता है। भोराट का पठार जो है वो राजस्थान में कुंभलगढ़ से लेकर घोगुंदा तक फैला हुआ है। भरपोर ने इसे होस्ट माना था, जो पूर्व में लगभग 1530 मीटर के अधिकतम स्थान के भ्रंश से परिबद्ध है। यही वृहत सीमा भ्रंश है। अरावली की पश्चिमी सीमा पर एक नत से बनी है। अब दूसरा जो भाग आता है वो उत्तर पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र। अरावली के अपने 3 भागों की बात की है। पहली जी दक्षिणी अरावली, मध्य अरावली और उत्तरी अरावली। अपन बात करते हैं उत्तर पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र की। अलवर पहाड़िया का विभिन्न विस्तार। ये भू आकृतिक विभाग दक्षिणी पश्चिम में भोराट पठार की उत्तरी किनारे से सीमाबद्ध है। कुंभलगढ़ के उत्तर में अलवर पहाड़ियों में ऊंचाई 550 मीटर से 670 मीटर के बीच मिलती है। उत्तरी अरावली का जो विस्तार है वो कुंभलगढ़ से लेकर अलवर तक देखने को मिलता है, जिसकी औसत ऊंचाई 550 मीटर से लेकर 670 मीटर तक है। इसके उत्तर व उत्तर पूर्व में पहाड़ियां विच्छिन्न है और दिल्ली के दक्षिण में इनकी ऊंचाई समुद्र सतह से लगभग
60 मीटर से 90 मीटर ऊपर है और यहाँ अरावली क्वार्टजाइट के साथ साथ हाइलाइट्स से निर्मित है। अलवर के आगे ये पहाड़ियाँ दिल्ली तक फैली हुई है, जिसकी दिल्ली में इसकी जो समुद्र तल से ऊंचाई वह 60 से 90 मीटर के बीच है। अब तीसरा जो भौतिक प्रदेश है वो है पूर्वी मैदान। तीसरा जो भौतिक प्रदेश है वो है पूर्वी मैदान। पूर्वी मैदान नदियों द्वारा निर्मित उपजाऊ क्षेत्र है। भरतपुर, सवाई माधोपुर, टोंक जिलों के अधिकांश भाग इसमें आते हैं और इस क्षेत्र की मिट्टी नदियों द्वारा लाकर जमाई गई अत्यंत उपजाऊ है। पूरी पूरी मैदान जो है वो नदियों का प्रवाह क्षेत्र है, यानी कि यहाँ पर बहुत सारी नदियां बहती है। इनमें से मुख्य रूप से जिलों की बात करें तो जयपुर है, भरतपुर है, अलवर है, करौली है, सवाई माधोपुर है, टोंक है। इन जिलों में बहुत ज्यादा नदियां बहने के कारण यहाँ की भूमि जो है बहुत ही उपजाऊ है। भूमि समतल होने के साथ ही कई नदियों बनास, बाणगंगा, कोठारी, रूपारेल, साबी द्वारा प्रवाहित है, जिनका पानी बांधों में एकत्रित करके सिंचाई में लाया जाता है। कुओं द्वारा भी बड़े पैमाने पर सिंचाई की जाती है। पूरी मैदान में बहुत सारी नदियां बहती है, जिनमें से रूपारेल है, बनास है, चंबल है। इन नदियों के जल को एकत्रित करके बांध बनाए जाते हैं और इन बांधों में जो जल एकत्रित किया जाता है उनके द्वारा सिंचाई की जाती है और उसके साथ साथ कुओं के द्वारा भी सिंचाई की जा रही है। कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है, औद्योगिक केंद्र। यहाँ अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि है। पशुपालन और उद्योग धंधे भी अन्य महत्वपूर्ण व्यवसायिक क्षेत्र है, जिसमें गेहूं, बाजरा, ज्वार, तिलहन, दालें आदि प्रमुख फसलें होती है। पूर्वी मैदान अत्यधिक उपजाऊ होने के कारण यहाँ पर बहुत ही भारी मात्रा में कृषि की जाती है, जो अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। इसके साथ साथ यहाँ औद्योगिक धंधे और पशुपालन भी किया जाता है, जिनमें मुख्य रूप से कृषि की बात करें तो गेहूं, बाजरा, तिलहन, दालों की फसलों का उत्पादन किया जाता है। इस क्षेत्र में भरतपुर, सवाईमाधोपुर, भीलवाड़ा, गुलाबपुरा आदि नगर प्रमुख औद्योगिक केंद्रों के रूप में विकसित हो रहे हैं। और इस क्षेत्र की बात करें तो भरतपुर है, सवाईमाधोपुर है, भीलवाड़ा है और गुलाबपुरा जो है मुख्य रूप से औद्योगिक क्षेत्रों के रूप में विकसित हो रहे हैं। ये मैदान दो भागों में बनास बेसिन और छप्पन मैदान में विभाजित है। पूर्वी मैदान को जो दो भागों में विभाजित गया है, पहला है बनास नदी का बेसिन और दूसरा छप्पन का मैदान। बनास नदी बेसिन यानी कि वहां पर बनास नदी का प्रवाह है और छप्पन का मैदान माही नदी का प्रवाह है। पहला जो है वो बनास बेसिन, मेवाड़ का अनियमित नाइसी मैदान। बनास बेसिन ज्यादातर जो है वो मेवाड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। उदयपुर के पूर्व में उदय सागर से भारतवर्ष का वृहत जल विभाजक पूरी दिशा में फैला है, जो मेवाड़ के मैदान की दक्षिणी सीमा बनाता है। मेवाड़ का मैदान जो आदि नाइस का एक विस्तृत मैदान है। उदयपुर का पूरी भाग, पश्चिमी चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, टोंक, जयपुर, सवाईमाधोपुर, अलवर का दक्षिणी भाग घेरता है। पश्चिम में इस मैदान की अधिकतम ऊंचाई देवगढ़ के पास लगभग 582 मीटर है। मेवाड़ का मैदान जो है उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ इन जिलों में मिलता है और इसकी जो ऊंचाई है देवगढ़ के पास 582 मीटर है। पतली पथरीली मिट्टी व बनास का अफवाह। उदयपुर प्रदेश में उच्चतर टेकरी स्वरूप इससे जलोढ़ के जमाव से रहित है। यहाँ की मिट्टी पतली व पथरीली है तथा वार्षिक वर्षा लगभग 73 सेंटीमीटर है। बनास बेसिन में ज्यादा अरावली पर्वतमाला होने के कारण यहाँ की जो मिट्टी है वो पथरीली व पतली है और यहाँ की जो बरसात है वो 73 सेंटीमीटर है। बनास नदी चंबल नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है, जो अंत उत्तर प्रदेश में जाकर यमुना नदी में मिल जाती है। बनास नदी जो है वो चंबल नदी की सहायक नदी और चंबल नदी जो है इटावा उत्तर प्रदेश में जाकर यमुना में मिल जाती है। माही नदी का तिरव ढाल व अरब सागर प्रवाह, या फिर छप्पन का मैदान। ये मैदान वृहत भारतीय जल विभाजक के दक्षिण में दक्षिणी पूरी उदयपुर, बांसवाड़ा और चित्तौड़गढ़ जिले के दक्षिणी भाग में फैला हुआ है। छप्पन का मैदान माही नदी के मैदान को छप्पन के मैदान के नाम से जाना जाता है, जो डूंगरपुर, बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ जिलों में फैला हुआ है। ये क्षेत्र माही की सहायक नदियों द्वारा अपवाहित किया जाता है, जो अंत
कैम्बे की खाड़ी के द्वारा अरब सागर में गिरती है। माही की सहायक नदियों का ढाल अति तिरवे 8 से 12 मीटर प्रति किलोमीटर। माही नदी जो है वो अरब सागर में जाकर मिलती है और इसकी जो सोम, माही, जाखम नदियों का एक संगम भी बनता है। और प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में माही नदी के प्रवाह क्षेत्र या फिर अफवाह को ही छप्पन का मैदान कहते हैं। बागड़ का विच्छेदित पहाड़ी भूभाग। दक्षिण का ये मैदान उत्तर में मेवाड़ के मैदान के समान समतल नहीं है, ये अधिक विस्तृत है। इसे स्थानीय रूप से बांगड़ के नाम से जाना जाता है, जिसमें मुख्य रूप से बांसवाड़ा व डूंगरपुर के पहाड़ी इलाकों और संकरे मैदानी भाग सम्मिलित है। मुख्य रूप से डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों को बांगड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है। ये उन क्षेत्र में होने के कारण इसको भी बांगड़ का मैदान कहते हैं। अब चौथा जो भूभाग है या फिर भौतिक प्रदेश है वो दक्षिणी पूर्वी राजस्थान पठार, या इसको हाड़ौती के पठार के नाम से भी जाना जाता है। हाड़ौती का पठार व प्राकृतिक वनस्पति। राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी भाग हाड़ौती के पठार के नाम से विख्यात है, जिसमें कोटा, बूंदी, झालावाड़, चित्तौड़गढ़ जिले से मिलते हैं। वास्तव में ये भाग प्रायद्वीपीय पठार का ही उत्तरी भाग है। राजस्थान का चौथा जो भौतिक प्रदेश है उसको अपन हाड़ौती पठार या दक्षिणी पूर्वी पठार भी कहते हैं, जो कोटा, झालावाड़, बूंदी व बारां जिले में फैला हुआ है। ये जो है वो भारत के प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। इस प्रदेश में काली कचारी और लाल मिट्टी पाई जाती है। और इस प्रदेश में जो काली कचारी और लाल मिट्टी पाई जाती है, जिसको दोमट मृदा भी कहते हैं, और ये अत्यधिक उपजाऊ होती है। अधिक वर्षा और आर्द्र नम जलवायु के कारण प्राकृतिक वनस्पति व वनों का यहाँ बाहुल्य है। हाड़ौती पठार में जो है वो राजस्थान में सबसे ज्यादा वर्षा होने के कारण तथा यहाँ की जलवायु अति आर्द्र होने के कारण यहाँ पर वनों का बाहुल्य है, यानी कि यहाँ पर ज्यादा मात्रा में, अधिक मात्रा में वन पाए जाते हैं। चंबल घाटी परियोजना व फसलों में विविधता। यहाँ की प्रमुख नदियों में चंबल, बाणगंगा, पार्वती और काली सिंध है। चंबल घाटी योजना के फलस्वरूप सिंचाई साधनों का तीव्र गति से विकास हो रहा है। हाड़ौती पठार की जो मुख्य नदी है वो चंबल नदी है। चंबल नदी के साथ बाणगंगा, पार्वती व काली सिंध नदी भी है। और यहाँ पर चंबल नदी के कारण यहाँ पर अत्यधिक मात्रा में सिंचाई हो रही है। फलत यहाँ फसलों में विविधता बढ़ती जा रही है। गेहूं, चावल, मक्का, ज्वार, दलहन, तंबाकू, कपास, तिलहन, गन्ना, फल, साग, सब्जियां का उत्पादन अधिकता से हो रहा है। इस प्रदेश में अधिक मात्रा में बरसात होने के कारण या यहाँ की भूमि उपजाऊ होने के कारण लगभग हर प्रकार की फसलों का इस प्रदेश में उत्पादन होता है, जिसमें आप मुख्य रूप से चावल है, गेहूं है, मक्का है, कपास है, दलहन है, तिलहन आदि फसलों का उत्पादन होता है। हाड़ौती पठार या दक्षिण पूर्वी पठार को भी दो भागों में बांटा गया है। उसमें से पहला भाग है विंध्यन कगार भूमि, सघन बालूगा पत्थरों के कगार। इन कगारों का औसत उत्पादन 350 मीटर से 850 मीटर के बीच है, और ये सेल से विलय किए हुए सघन बालूका पत्थरों से निर्मित है। ये कगार बनास और चंबल के मध्य, दक्षिण पूर्व की ओर अभिदर से और पूर्व की ओर बुंदेलखंड तक फैले हुए सीमा भ्रंश का विस्थापन 1225 मीटर से 530 मीटर तक है। विंध्यन कगार भूमि जो है विंध्यांचल पर्वतमाला का भाग है, जो राजस्थान के चंबल और बनास नदी के मध्य स्थित है। दूसरा जो भाग है वो दक्कन लावा पठार। हाड़ौती पठार का जो दूसरा भाग है वह दक्कन लावा पठार है। ऊपरमाल की उच्च भूमि व दक्कन ट्रेप। मध्य प्रदेश के विंध्यन पठार का पश्चिमी भाग तीन कठोर बलुआ पत्थरों के उद्देश्य से बने तीन केंद्रीय कगार के रूप में फैला हुआ है। दक्कन लावा पठार जो है वो मध्य प्रदेश के विंध्यन पर्वतमाला का हिस्सा है। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान का ये भू आकृतिक भाग पठार या ऊपरमाल के नाम से जाना जाता है। ये एक चौड़ी उच्च भूमि है, जिसमें कोटा बूंदी का लावा पठारी हिस्सा भी सम्मिलित है। कोटा बूंदी के लावा पठारी भाग को अपन ऊपरमाल के नाम से भी जानते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, जिस प्रश्न है राजस्थान की जलवायु की विशेषताएं। जलवायु प्रदेश निर्धारण के आधार। जलवायु प्रदेश उस क्षेत्र विशेष को कहते हैं जहां जलवायु के सभी तत्वों के लक्षण वर्णित क्षेत्र में सामान्यतः समान रहते हैं। जलवायु का अर्थ है एक लंबे समय के मौसम को ही अपन जलवायु कहेंगे। जलवायु वेताओं ने वर्षा, तापमान या वनस्पति को ही इसका आधार माना है।
जलवायु रहता है जो वर्षा, तापमान और वनस्पति को ही जो है उन्होंने जलवायु का आधार बताया है। पहली जो है राजस्थान की जलवायु की विशेषताओं की बात करें तो उनमें पहली जो है वर्षा का असमान वितरण। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के सभी भागों में जो है वर्षा का असमान वितरण है, यानी कि सभी जगह पर राजस्थान में समान वर्षा न होकर अलग अलग वर्षा होती है। जैसलमेर में मात्र 16 सेंटीमीटर वर्षा होती है, जबकि झालावाड़ में 100 सेंटीमीटर व आबू पर्वत पर सर्वाधिक 162 सेंटीमीटर वर्षा होती है। वर्षा की बात करें तो राजस्थान के जैसलमेर में या फिर राजस्थान के मरुस्थलीय भाग में सिर्फ 16 सेंटीमीटर सेंटीमीटर वर्षा होती है। वहीं झालावाड़ जिले की बात करें तो वहाँ 100 सेंटीमीटर, वहीं अगर आबू पर्वतमाला की बात करें तो वहाँ 162 सेंटीमीटर वर्षा होती है। उच्च तापमान होना, राजस्थान की दूसरी जो जलवायु की विशेषता है उच्च तापमान होना, यानी कि राजस्थान की जलवायु बहुत ही उष्ण कटिबंधीय या उष्ण या गर्म है। राज्य के सभी भागों में वर्ष भर तापमान इतना उच्च रहता है कि पर्याप्त जल हो तो वर्ष भर फसलें पैदा की जा सकती है। बात करें तो राजस्थान की जलवायु उष्णकटिबंधीय होने के कारण यहाँ तापमान उच्च रहता है, जिसके कारण अगर बरसात का पानी या पर्याप्त मात्रा में पानी हो तभी हम वहाँ फसल का उत्पादन कर सकते हैं। तीसरी जो विशेषता है वो तापमान में भिन्नता। राजस्थान के सभी भागों में तापमान अलग अलग प्रकार का पाया जाता है। शीत ऋतु में राज्य का औसत तापमान 12 से 17 सेल्सियस, जबकि ग्रीष्म ऋतु का औसत तापमान 35 से 40 सेल्सियस तक रहता है। गर्मियों ग- गर्मियों की बात करें तो गर्मियों में राजस्थान में औसत तापमान जो है 35 सेल्सियस से 40 सेल्सियस तक जाता है। वहीं सर्दियों की बात करें तो सर्दियों में राजस्थान का तापमान 12 से 17 सेल्सियस तक जाता है। चूरू में न्यूनतम सर्दियों में 1 सेल्सियस तथा अधिकतम धौलपुर और चूरू में 48 से 50 सेल्सियस तक पहुंच जाता है। चूरू जिला जो है राजस्थान का सबसे गर्म और सबसे ठंडा जिला है। सर्दियों में चूरू जिले का जो तापमान है वो 1 सेल्सियस तक जाता है, वहीं गर्मियों में सबसे ज्यादा 48 से 50 सेल्सियस तक जाता है। चौथी जो विशेषता है वो खंड वृष्टि। वर्षा की असमानता गांव गांव तक सीमित रहती है। कभी कभी किसी एक गांव या क्षेत्र विशेष में वर्षा एकाएक बहुत अधिक हो जाती है, जबकि पास का दूसरा क्षेत्र पूर्णतः सूखा रह जाता है। खंड वृष्टि का अर्थ है कि पास पास ही दो ही स्थानों पर, एक स्थान पर तो वर्षा हो रही है लेकिन दूसरे स्थान पर बिल्कुल ही सूखा है, तो उसी को अपन खंड वृष्टि कहेंगे। यानी कि राजस्थान में खंड वृष्टि भी देखने को मिलती है। जिलों की बात नहीं, आप पास में स्थित गांव में, एक गांव में बहुत ज्यादा वर्षा हो रही है, दूसरे में बिल्कुल भी वर्षा नहीं हो रही है, तो उसको अपन खंड वृष्टि कहेंगे। पांचवी विशेषता है सिंचाई के साधनों का विकास अपेक्षित होना, यानी कि अपन को जिस प्रकार की अपेक्षा है उसके अनुसार सिंचाई के साधनों का विकास होना। वर्षा ऋतु का समय पश्चिमी राजस्थान में 2 माह व पूर्वी राजस्थान में 3 माह ही रहता है, अतः शेष लंबी अवधि और शुष्क ग्रीष्म काल के लिए सिंचाई के साधनों का विकास अनिवार्य है। सामान्यतः अपन बात करें तो राजस्थान की जो कृषि है वो मानसून पर निर्भर है, इसलिए अपन कह सकते हैं कि ज्यादातर पश्चिमी भाग में 2 माह ही मानसून आएगा और पूर्वी भाग में 3 माह ही मानसून आएगा। उसके अलावा बाकी समय में अपन को जो है सिंचाई के साधनों पर निर्भर रहना पड़ेगा। अगली जो विशेषता है वो जलवायु पर अरावली का प्रभाव। राजस्थान की जलवायु पर अरावली पर्वतमाला का बहुत ही बड़ा प्रभाव पड़ता है। अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में वर्षा अत्यंत कम, तापांतर अधिक व लू चलती है। राजस्थान के पश्चिमी भाग में वर्षा बिल्कुल कम होती है, इसके साथ तापमान अधिक होता है और लू भी होती है। अरब सागर की शाखा से आने वाले मानसून के समानांतर अरावली पर्वतमाला स्थित होने के कारण ज्यादातर जो मानसून है वो राजस्थान के ऊपर से चला जाता है, और बंगाल की खाड़ी से आने वाले मानसून के बाधा के रूप में अरावली पर्वतमाला काम करती है। इसलिए राजस्थान के पूरी भाग में वर्षा होती है, लेकिन पश्चिमी भाग में वर्षा नहीं होने के कारण वहां का तापमान उच्च रहता है और उसके साथ लू भरी आंधियां भी चलती है। जबकि पूर्वी या दक्षिणी पूर्वी भाग में तापांतर कम, वर्षा की मात्रा अधिक होती है। दक्षिण पूर्वी भाग या पूरी भाग में बंगाल की खाड़ी से आने वाले मानसून से वर्षा होती है, क्योंकि उस मानसून में अरावली पर्वतमाला जो बाधा के रूप में काम करती है, जिसके कारण वहां पर वर्षा अधिक मात्रा में होती है, इसलिए वहां का तापमान जो है बहुत ही कम होता है। अगली जो विशेषता है वो सामयिक वितरण का चलावा। मानसून के प्रारंभ व अंत की तिथियां, वर्षा के दिनों की अवधि एवं अनिश्चितता बहुत ही परिवर्तनशील रहती है।
राजस्थान में बात करें तो राजस्थान में जो वर्षा के दिनों की जो मात्रा है, वर्षा के दिनों की जो संख्या बहुत ही परिवर्तनशील है। आज से 30-35 साल पहले लगभग राजस्थान में सामान्य 102 दिन वर्षा होती है, जो अभी हाल ही में 29 दिन वर्षा होती है। बीमारियों को बढ़ावा मिलना। तेज गर्मी के बाद मानसून के कीचड़ दलदल के कारण मलेरिया, फ्लू, आंत्रशोथ, हैजा जैसी बीमारियां फैलने लगती है, जो स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। तेज गर्मी के बाद जब मानसून आता है, तब उसमें कीचड़ के साथ साथ बहुत सारे बीमारियां भी आती है, जिसके कारण मनुष्य के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। भिन्न जलवायु प्रदेश। राज्य में शुष्क, अर्धशुष्क, उपाद्र, आर्द्र व अति आर्द्र जलवायु प्रदेश दिखाई देते हैं। राजस्थान में मुख्यतः बात करें तो 5 प्रकार की जलवायु पाई जाती है, जिसमें राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थल के शुष्क भाग में शुष्क जलवायु पाई जाती है, वहीं अर्धशुष्क भाग में अर्धशुष्क जलवायु, उसके साथ पूर्वी भाग में आर्द्र जलवायु, मध्य भाग में उपाद्र और हाड़ौती के पठार में अति आर्द्र जलवायु पाई जाती है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, इंदिरा गांधी नहर परियोजना का वर्णन। इंदिरा गांधी नहर योजना को मरुस्थल की जीवन रेखा या फिर मरु गंगा भी कहा जाता है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना न केवल राजस्थान अपितु भारत की प्रमुख सिंचाई परियोजना है, जिसका मूल उद्देश्य शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश को जल प्रदान कर एक कृषि प्रदेश के रूप में विकसित करना है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो राजस्थान ही नहीं, भारत की नहीं, बल्कि एशिया की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है, जिसका उद्देश्य जो है वो पश्चिमी मरुस्थल में जो है वो सिंचाई के साधनों को उपलब्ध करवाना है, और इसको राजस्थान की जीवन रेखा या फिर मरु गंगा भी कहा जाता है। गंग नहर के निर्माण से ये स्पष्ट हो चुका है कि यदि मरुभूमि को जल उपलब्ध करा दिया जाए तो ये सोना उगलने लगती है। जहां नहर का पानी पहुंच रहा है, वहां कृषि, अधिवास एवं मंडियां विकसित हो रही है। महाराजा गंगा सिंह के समय गंग नहर का निर्माण किया गया, जिसके द्वारा श्री गंगानगर व हनुमानगढ़ जिले में सिंचाई उपलब्ध कराई गई, जिसके कारण अपन कह सकते हैं यही जो है वो इंदिरा गांधी नहर के निर्माण का आधार बनी, क्योंकि गंग नहर बनने से सिंचाई का पानी मिलने लगा, जिसके कारण राजस्थान की भूमि में भी अधिक मात्रा में खाद्य पदार्थ या फिर फसलों का उत्पादन होने लगा। सतलज व्यास का संगम व हरिके बैराज। परियोजना की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। सर्वप्रथम 1952 में हरिके बैराज का निर्माण फिरोजपुर के निकट सतलज और व्यास नदियों के संगम पर कराया गया। इसी से इंदिरा गांधी नहर निकलती है। बात करें तो सतलज व व्यास नदी के संगम पर फिरोजपुर में पंजाब में जो है हरिके बांध का निर्माण कराया गया 1952 में, और इसी बांध से जो है वो इंदिरा गांधी नहर निकलती है। राजस्थान के मरुस्थल को पानी प्रदान करने हेतु केंद्रीय जल और शक्ति आयोग की रिपोर्ट के आधार पर रूपरेखा तैयार की गई। राज्य सरकार 1954-55 में विस्तृत सर्वेक्षण करवाकर 20 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचाई की योजना तैयार की गई। 1954-55 में विस्तृत रिपोर्ट तैयार करके लगभग 20 लाख हेक्टेयर भूमि में सिंचाई तैयार की गई। परियोजना प्रारूप व दो मुख्य भाग। इस परियोजना का जो निर्माण है मुख्यतः दो भागों में किया गया। पहला जो भाग था वो था राजस्थान फीडर, जिसकी लंबाई थी 204 किलोमीटर, जो 159 किलोमीटर पंजाब और हरियाणा राज्यों में, 159 नहीं है 199 पंजाब और हरियाणा राज्यों में, तथा 35 किलोमीटर राजस्थान में है। इस फीडर का निर्माण मुख्यतः केवल जलापूर्ति हेतु किया गया। राजस्थान फीडर की जो कुल लंबाई है वो 204 किलोमीटर है, जिसमें से 199 किलोमीटर जो है वो पंजाब और हरियाणा में, और बाकी शेष लंबाई जो है वो राजस्थान में है। उसके बाद दूसरा भाग जो है वो मुख्य नहर, इसकी कुल लंबाई जो है 649 किलोमीटर है, जिसकी लंबाई प्रारंभ में 445 किलोमीटर जैसलमेर के रामगढ़ तक प्रस्तावित थी। अब इसको बाड़मेर के गडरा रोड तक ले जाने का प्रस्ताव है। इसकी कुल वितरिका प्रणाली 6500 किलोमीटर लंबी होगी। इंदिरा गांधी नहर का निर्माण जो है मुख्यतः दो भागों में किया गया। पहला जो है वो राजस्थान फीडर, जिसकी कुल लंबाई 204 किलोमीटर, जिसकी 199 किलोमीटर लंबाई जो है पंजाब और हरियाणा में, बाकी शेष जो है राजस्थान में। दूसरा भाग जो है मुख्य नहर, जिसकी कुल लंबाई 649 किलोमीटर। पहले जो इसकी लंबाई जो है 445 किलोमीटर थी, जो आपके थी जैसलमेर के रामगढ़ तक। उसके बाद इसको बाड़मेर के गडरा रोड तक प्रस्तावित किया गया।
और अब तक इस पर लगभग 2167 करोड़ रुपए का खर्च किया जा चुका है। यानी कि इस परियोजना पर लगभग 2167 करोड़ रुपए का खर्च किया जा चुका है। शाखा व परियोजना का प्रथम व द्वितीय चरण, उसके साथ साथ इस परियोजना के दो भाग होने के साथ साथ इसके चरण भी दो मिलते हैं। यानी कि इसका जो निर्माण है वो मुख्य रूप से दो चरणों में किया गया है। पहला जो चरण है वो प्रथम चरण की बात करें तो 204 किलोमीटर लंबी फीडर तथा 179 किलोमीटर लंबी मुख्य नहर और 3137 किलोमीटर लंबी शाखाओं का निर्माण 343 करोड़ रुपए की लागत से पूर्ण हो चुका है। प्रथम चरण की बात करें, प्रथम चरण में 204 किलोमीटर मुख्य नहर बनाई, राजस्थान फीडर बनाई गई, उसके साथ 190 किलोमीटर जो है वो आपके मुख्य नहर का निर्माण किया गया और इसमें जो खर्च आया था वो 343 करोड़ रुपए का खर्च आया था। और कुल 5.81 लाख हेक्टेयर में सिंचाई के लक्ष्य रहेगा। यानी कि 5.81 लाख हेक्टेयर भूमि का सिंचाई का जो है उद्देश्य रखा गया था। द्वितीय चरण की बात करें तो लागत जो था 2,02,452 करोड़ रुपए, इसमें 256 किलोमीटर मुख्य नहर और 5,115 किलोमीटर शाखाओं का निर्माण होना था। द्वितीय चरण की बात करें तो इसमें जो है 256 किलोमीटर मुख्य नहर का निर्माण किया गया और 5,115 किलोमीटर शाखाओं का निर्माण भी किया गया था और इसका जो कुल खर्च था वो था 2,452 करोड़ रुपए। जैसलमेर के सुदूर गांव मोहनगढ़ तक पानी पहुंचा जा चुका है। सागरमल, गोपा और शहीद बीरबल शाखाएं पूर्ण हो चुकी है। और वर्तमान समय की बात करें तो जैसलमेर के मोहनगढ़ तक पानी पहुंच चुका है और वीर बीरबल और सागरमल गोपा शाखाओं का निर्माण भी पूर्ण हो चुका है। परियोजना पर निर्मित लिफ्ट नहरें, इस परियोजना पर जो है मुख्यतः 7 लिफ्ट नहरें निकाली गई है। यानी कि अलग अलग प्रदेशों में या फिर अलग अलग भागों में पानी पहुंचाने के लिए पानी को ऊपर करके बाहर की ओर विस्तारित किया गया ताकि बाकी स्थानों पर भी पानी उपलब्ध हो सके। और ये मुख्य रूप से 7 लिफ्ट नहरें निकाली गई है। पहली जो है वो कोलायत लिफ्ट नहर या फिर डॉक्टर करनी सिंह लिफ्ट नहर, पुराना नाम इसका कोलायत लिफ्ट नहर था और जिसको वर्तमान में डॉक्टर करनी सिंह लिफ्ट नहर भी कहते हैं। दूसरा जो है फलोद लिफ्ट नहर या फिर गुरु जम्बेश्वर लिफ्ट नहर। तीसरी है बीकानेर लूण करणसर लिफ्ट या फिर कंवरसर लिफ्ट नहर। पोखरण लिफ्ट नहर, जयनारायण व्यास लिफ्ट नहर, बांगड़सर लिफ्ट नहर या वीर तेजाजी लिफ्ट नहर, गजनेर लिफ्ट नहर या पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर, नौहर साहबा लिफ्ट नहर या चौधरी कुंभाराम आर्य लिफ्ट नहर। यानी कि ये जो है वो मुख्य 7 जो है लिफ्ट नहरों का जो है इस परियोजना पर निर्माण हो चुका है। अभी चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न है गोवंश के वितरण व नस्लों के बारे में बताइए। यानी कि राजस्थान में कौन कौन से पशु पाए जाते हैं, उनके जो है वितरण व उनकी नस्लों के बारे में बताना है। पहले बात करें तो दूध कृषि व भारवान का प्रमुख स्थान या फिर गोवंश के बारे में, गोवंश में जो है वो आपके गाय व बैल सम्मिलित है। 1992 में राज्य में 115.96 लाख गोवंश तथा 2019 की पशुगणना के अनुसार 139 लाख अंकित किया गया है। यानी कि वर्तमान 2019 की पशुगणना के अनुसार राजस्थान में 139 लाख जो है वो गोवंश है। सर्वाधिक गोवंश उदयपुर जिले में 9.72 लाख है और राजस्थान के सर्वाधिक जो है वो गोवंश जो है वो आपके उदयपुर जिले में मिलते हैं जो 9.72 लाख है। इसके बाद बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर व भीलवाड़ा का स्थान भी आता है। उदयपुर के बाद बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर व भीलवाड़ा का स्थान आता है जहां पर अधिक मात्रा में गोवंश उपस्थित या गोवंश पाए जाते हैं, यानी कि गाय व बैल पाए जाते हैं। प्रमुख नस्लें, अगर गोवंश या फिर गाय या बैल की प्रमुख नस्लों की बात करें तो उसमें आपको नागौरी नस्ल मिलेगी, थारपाकर, कोकरेज, मालवी, गिर, मेवाती, हरियाणवी, राठी आदि नस्लें देखने को मिलती है। देसी गोवंश नस्ल सुधार, कामधेनु योजना, गोपाल कार्यक्रम आदि कार्यक्रम चलाए गए हैं। गोवंश को सुरक्षा प्रदान करने के लिए राजस्थान सरकार के द्वारा देसी गोवंश नस्ल सुधार, कामधेनु योजना, गोपाल कार्यक्रम चलाए गए हैं। अगला जो जानवर है वो है भैंस। भैंसों का नस्ल व वितरण, दूध व्यवस्था की रीढ़, भैंसों को जो है दुग्ध व्यवस्था की रीढ़ कहा जाता है क्योंकि भैंसों के द्वारा सर्वाधिक दूध का उत्पादन किया जाता है।
1988 में भैंसों की संख्या 63.43 लाख थी, जो 2019 की पशु गणना के अनुसार 137 लाख है और भैंसें मुख्यतः दूध हेतु पाली जाती है। 2019 की पशु जनगणना के अनुसार राजस्थान में कुल 137 लाख भैंसें और भैंसों का जो पालन है वो मुख्य रूप से दूध के लिए किया जाता है। नस्लें की बात करें, भैंसों के नस्लों की बात करें तो आपको राजस्थान में मुर्राह नस्ल सर्वाधिक पाली जाती है। राजस्थान में जो सर्वाधिक भैंसों की नस्ल पाली जाती है वो मुर्राह नस्ल पाली जाती है। अन्य नस्लों में महसाना, सुरती नस्ल, भदावरी नस्ल, जाफराबादी प्रमुख है। और अगर जयपुर जिले में सर्वाधिक 10.37 लाख भैंसे है, जबकि अलवर में 10.60 लाख और पश्चिमी राजस्थान जैसलमेर में ये बहुत कम है। और अगर सर्वाधिक भैंसों की बात करें तो वो जयपुर जिले में है, उसके बाद अलवर में, और सबसे कम भैंसों की बात करें तो वो भैंसे जैसलमेर पाई जाती है, क्योंकि भैंसों को खिलाने के लिए अत्यधिक मात्रा में चारा का उत्पादन करना पड़ता है, जबकि जैसलमेर में चारे का उत्पादन नहीं होने के कारण वहाँ भैंसों का पालन बहुत ही कम होता है। अब बात करते हैं भेड़ के बारे में। शुष्क व अर्धशुष्क भेड़ पालन, यानी कि राजस्थान के शुष्क व अर्धशुष्क स्थानों पर भेड़ों का पालन ज्यादा मात्रा में होता है। भेड़ निम्न स्तरीय वनस्पति पर भी निर्वाह कर लेती है। राज्य में भेड़ों की संख्या पहले 145.84 लाख थी, जो कम होकर 2012 में 90.08 लाख और 2019 में 79 लाख रह गई है। भेड़ ऐसा जानवर है जो बहुत ही निम्न स्तरीय वनस्पति पर भी अपना जीवन यापन कर सकती है, और ये एक प्रकार की शाकाहारी जानवर है, और इसकी जो संख्या है वो धीरे धीरे घट रही है। और 2019 की पशु जनगणना के अनुसार इसकी जो राजस्थान में जनसंख्या है वो 79 लाख है। सर्वाधिक भेड़ें बाड़मेर में 14.0 लाख व जैसलमेर में 11.85 लाख। नस्लें चौकला, अगर सर्वाधिक भेड़ों की बात करें तो वो बाड़मेर व जैसलमेर में पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर वनस्पति कम होने के कारण भेड़ एक ऐसा जानवर है जो कम वनस्पति पर भी अपना जीवन यापन कर सकती है, इसलिए बाड़मेर व जैसलमेर में भेड़ों की मात्रा अधिक मात्रा में होती है। और नस्लों की बात करें भेड़ों की तो चोकला, मगरा, जैसलमेरी, नाली, पुंगल, मारवाड़ी, मालपुरा, चोनाड़ी और खेरी, ये आदि भेड़ों की फसलें है। फिर अपन बात करते हैं बकरियों के बारे में। गरीब की गाय सहज बकरी पालन, बकरी को जो है वो गरीब की गाय भी कहा जाता है, क्योंकि अधिक गाय की भांति बकरी में भी दूध उत्पादन अधिक होता है और कम लागत में अपन बकरी का पालन कर सकते हैं। ये सामान्य चारे व झाड़ियों से भरण पोषण कर लेती है। राजस्थान में देश की लगभग 16% बकरियां है। बकरियां जो है वो बकरियां भी जो है वो कम सारे में चारे में भी अपना जीवन यापन कर सकती है, और राजस्थान में जो कुल भेड़ें वो देश की 16% बकरियां है। 2012 में इनकी संख्या 216.7 लाख थी, जो 2019 में 208.14 लाख हो गई है। यानी कि बकरियों की जनसंख्या भी जो है वो लगातार घट रही है, जो पहले दो 214.7 लाख थी, जो अभी वर्तमान में 208.4 लाख हो गई है। सर्वाधिक बकरियां बाड़मेर में 28.96 लाख, जोधपुर में 16.81 लाख व नागौर में 14.85 लाख है। सर्वाधिक बकरियां जो है आपके बाड़मेर में पाई जाती है, उसके बाद जोधपुर में और उसके बाद नागौर में पाई जाती है। नस्लों की बात करें, बकरी की नस्लें जो है जमनापुरी, बड़वारी, परबतसरी, झकराना, मारवाड़ी, लोही, शेखावटी व सिरोही नस्लें पाई जाती है। आगे अपन बात करते हैं ऊंट के बारे में। राज्य पशु व सवारी का प्रमुख साधन, राजस्थान ऊंट को जो है वो मरुस्थल का जहाज भी कहा जाता है, और ये राजस्थान का राज्य पशु भी है, और ये सवारी के लिए भी प्रयुक्त किया जाता है मरुस्थल में। बिना पानी पानी के लंबी यात्रा करने के कारण इसे मरुस्थल का जहाज भी कहा जाता है। ऊंट एक ऐसा जानवर है जिसको लंबे समय के लिए पानी की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए इसको मरुस्थल का जहाज भी कहा जाता है। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ द्वारा भी इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाल के कंबल बनते और खाल उपयोगी है। राजस्थान की सीमा सुरक्षा बल के द्वारा भी जो है वो अपने वाहनों के रूप में ऊंट का उपयोग किया जाता है, और उसके साथ साथ इसकी खाल का भी उपयोग किया जाता है, और बाल के जो है इसके बाल के जो है ऊने कंबल बनाए जाते हैं। 1992 में राज्य में 7.46 लाख ऊंट थे, जो 2019 में घटकर 2.13 लाख रह गए हैं।
ऊंट की जनसंख्या भी जो है वो लगातार घट रही है। पहले बहुत ज्यादा थी, अभी जो वर्तमान 2019 की पशु जनगणना के अनुसार 2.13 लाख ही ऊंट रह गए हैं। नस्लों में बीकानेरी नस्ल है, जैसलमेरी नस्ल है, नाचना, गोमट, जोधपुरी, कच्ची, मेवाड़ी, केरूपाल और अरावली प्रमुख है। और ऊंटों की नस्लों में सबसे ज्यादा जो प्रमुख नस्ल है वो नाचना, जैसलमेर की नाचना नस्ल है। फिर है अन्य पालतू पशुधन, उसमें आप देखेंगे घोड़े, खच्चर, गधे व सुअर। प्रमुख पशुओं के अतिरिक्त राज्य में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पूरक आय प्रदान करने के लिए अन्य लघु पशुधन भी पाला जाता है। 2012 की पशु गणना के अनुसार इनके आंकड़े निम्नानुसार है। घोड़े व टट्टू जो है वो 37,776, खच्चर जो है 335, गद्दे जो है 81,468, सुअर जो है 2,37,674। ये सब इनकी जनसंख्या है। अभी चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। राजस्थान की कृषि संबंधी विशेषताएं, यानी कि राजस्थान की कृषि से संबंधित विशेषताएं, यानी कि राजस्थान की कृषि की कौन कौन सी विशेषताएं है। पहली जो है वो कृषि में शुष्कता और उत्साहवासन दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अपन ने बात की राजस्थान की जलवायु जो उष्णकटिबंधीय है, इसलिए यहाँ पर शुष्कता और उच्च तापमान पाया जाता है। 50 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा राज्य को दो प्रमुख भागों में बांटती है। राज्य के मध्य से अरावली पर्वतमाला गुजरती है, जिसके कारण राज्य को 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा जो है दो भागों में बांटती है। इसके पश्चिम का भाग पश्चिमी भाग और पूर्व का भाग पूर्वी भाग। पूर्वी भाग में वर्षा ज्यादा होती है, वहीं पश्चिमी भाग में जो है 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। राज्य के कुल क्षेत्र का लगभग 70% क्षेत्र कृषि व संबंध गतिविधियों के अंतर्गत आता है। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का लगभग 70% क्षेत्रफल जो है वो कृषि और कृषि से संबंधित अन्य गतिविधियों में काम आता है। पूरी भाग में गेहूं, मक्का, कपास, गन्ना, तिलहन व चना बोया जाता है। राजस्थान के पूरी भाग में नदियों के बहने के कारण पूरी मैदान भाग यहाँ पर अत्यधिक उपजाऊ भूमि होने के कारण वहां पर गेहूं है, चना है, तिलहन है, दलहन आदि फसलें बोई जाती है। तो पश्चिमी भाग में बाजरा, ज्वार, मोठ, मूंग आदि प्रमुख है। वहीं अगर पश्चिमी भाग की बात करें तो बाजरा है, मोठ है, ज्वार, ग्वार आदि फसलें प्रमुख है। बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर व चूरू में मुख्य रूप से बाजरा उगाया जाता है। वहीं अगर अपन शुष्क मरुस्थलीय भाग की बात करें तो बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, चूरू व नागौर जिलों में जो है मुख्य रूप से बाजरा फसल का उत्पादन किया जाता है। जैसलमेर में 59% व बीकानेर में 31% भूमि पर बाजरा बोया जाता है। जैसलमेर के कुल क्षेत्रफल के 69% भाग पर जो है बाजरा बोया जाता है, वहीं बीकानेर के कुल क्षेत्रफल के 31% भाग पर जो है बाजरा बोया जाता है। यानी कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में मुख्य रूप से जो फसल होती है वो बाजरा की फसल होती है। राज्य में कृषकों के पास अन्य राज्यों की अपेक्षा जोत का आकार काफी अधिक है। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत में सबसे ज्यादा है और यहाँ की जनसंख्या बाकी वाले राज्यों से कम होने के कारण प्रति व्यक्ति जो जोत है उनकी संख्या बाकी के राज्यों की अपेक्षा राजस्थान के किसानों के पास अधिक है। यानी कि राजस्थान के किसानों के पास भूमि जो है अधिक मात्रा में उपस्थित है। राज्य में कोई भी फसल विशेष रूप से केवल चारे के उत्पादन के लिए पृथक रूप से खेतों में नहीं उगाई जाती है। राज्य में किसी भी फसल का जो उत्पादन है वह चारे के महत्व से नहीं किया जाता, बल्कि खाद्यान्नों के रूप में ही किया जाता है। प्रति हेक्टेयर उपज काफी कम है तथा अधिकांश फसलों की औसत उपज देश के राष्ट्रीय औसत की तुलना में भी बहुत पीछे है। राजस्थान की बात करते हो, राजस्थान में वर्षा कम होने के कारण जो प्रति हेक्टेयर उपज है वो बहुत ही कम है और उसका जो वार्षिक उपज है वो देश के उपज से भी कम है, क्योंकि यहाँ की जो मिट्टी है वो अत्यधिक उपजाऊ नहीं है या फिर बरसात नहीं होने के कारण यहाँ प्रति हेक्टेयर उपज बहुत कम है। कृषि में उन्नत बीजों, जैविक खाद व रासायनिक उर्वरकों का उपयोग काफी कम होता है। सामान्यतः राजस्थान में पूरे वर्ष खेती न करके मानसून में ही खेती की जाती है। इस कारण उर्वरक या फिर यूरिया का या फिर रासायनिक पदार्थों का उपयोग बिल्कुल ही कम किया जाता है। खेतों में साल में एक ही फसल बोई जाती है। बहुफसली क्षेत्र मात्र 15.3% ही है। राजस्थान मुख्यतः मानसून पर निर्भर है, इसलिए राजस्थान में एक ही प्रकार की फसल बोई जाती है और बहुत ही कम क्षेत्र यानी कि 15.3% ही ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर
जो है वो एक से अधिक फसलें बोई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। सूती वस्त्र उद्योग का इतिहास व केंद्रीकरण। ब्यावर से भीलवाड़ा वस्त्र निर्यातक शहर तक। कृषि आधारित उद्योग में सूती वस्त्र उद्योग सर्वप्रमुख है। कृषि आधारित उद्योगों की बात करें, ऐसे उद्योग जो कृषि पर आधारित हो उनको अपन कृषि आधारित उद्योग कहेंगे। उनमें से सबसे पहला जो है वो सूती वस्त्र उद्योग है। राजस्थान निर्माण के समय यहाँ 7 मिलें थी और वर्तमान में इनकी संख्या जो है 23 हो गई है। जब भारत आजाद हुआ था और राजस्थान का निर्माण 1956 में हो गया था, उस समय सूती वस्त्र जो इकाइयां थी वो केवल 7 थी, लेकिन वर्तमान में जो है वो 23 इकाइयां हो चुकी है। प्रथम मिल 1899 में दी कृष्णा मिल्स लिमिटेड ब्यावर में स्थापित की गई थी। राजस्थान की प्रथम जो सूती वस्त्र मिल थी वो 1899 में द एडवर्ड मिल की गई थी, जो ब्यावर में स्थापित की गई थी। 1906 में महालक्ष्मी 1906 में महालक्ष्मी और 1925 में एडवर्ड मिल ब्यावर में स्थापित हुई। फरवरी 2009 में केंद्र सरकार ने भीलवाड़ा को वस्त्र निर्यातक नगर का गौरवशाली दर्जा दिया। 2009 की बात करें तो 2009 में केंद्र सरकार ने जो है वो भीलवाड़ा शहर को जो है वो निर्यातक वस्त्र निर्यातक शहर का दर्जा दिया, क्योंकि भीलवाड़ा में सबसे ज्यादा सूती वस्त्र उद्योगों का निर्माण किया जाता है और भीलवाड़ा को जो है वो राजस्थान का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। वर्ष 2018-19 में कुल उत्पादन 785 लाख मीटर था और 2018-19 में जो कुल उत्पादन जो 785 लाख मीटर था। राजस्थान के प्रमुख कपड़ा कारखाने। ब्यावर की बात करें तो ब्यावर में एडवर्ड मिल्स, कृष्णा मिल्स व महालक्ष्मी मिल्स। ब्यावर की बात करें तो ब्यावर में एडवर्ड मिल, कृष्णा मिल्स व महालक्ष्मी मिल्स स्थित है। पाली की बात करें तो महाराजा उमेद सिंह, किशनगढ़ और आदित्य मिल्स। पाली की बात करें तो महाराजा उमेद सिंह, आदित्य मिल्स और किशनगढ़ मिल्स। और महाराजा उमेद सिंह मिल्स जो है जो 1942 में स्थापित की गई थी, जो राजस्थान की सबसे बड़ी सूती वस्त्र की मिल है। भीलवाड़ा की बात करें तो मेवाड़ टेक्सटाइल व मॉडर्न ग्रुप, मेवाड़ टेक्सटाइल व मॉडर्न ग्रुप जो है भीलवाड़ा में स्थित है। गुलाबपुरा की बात करें तो राजस्थान स्पिनिंग व कोऑपरेटिव मिल्स, गुलाबपुरा में जो है राजस्थान कोऑपरेटिव व स्पिनिंग मिल्स है। उदयपुर में रिलायंस कॉमेटेक्स व उदयपुर कॉटन मिल। कोटा में श्री गोपाल इंडस्ट्रीज व श्री गंगानगर में JCT मिल्स स्थित है। अब एक सूती वस्त्र उद्योग के स्थानीयकरण के कारक, यानी कि ऐसे कौन से कारण है जिसके कारण सूती वस्त्र का स्थानों का या फिर उत्पादन राजस्थान में अधिक होता है, उसके लिए कौन से कारक महत्वपूर्ण है उनके बारे में पढ़ेंगे। पहला जो कारक है वो कच्चा माल, यानी कि राजस्थान में सूती वस्त्र उद्योगों के स्थापित होने में कच्चे माल जो आवश्यकता होती है वो राजस्थान में पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। हनुमानगढ़ व श्रीगंगानगर उत्तम कपास उत्पादन क्षेत्र है। सूती वस्त्र उद्योग के लिए जो कच्चा माल जो है वो कपास है और राजस्थान के हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर जिला जो है वहां पर कपास की उत्तम किस्म का उत्पादन होता है। लगभग 66% कपास प्राप्ति होती है कहां से? श्रीगंगानगर व हनुमानगढ़ से। भीलवाड़ा व अजमेर में भी कच्चे माल की निकटता है। श्रीगंगानगर व हनुमानगढ़ के बाद में भीलवाड़ा व अजमेर में भी उत्तम किस्म का कपास का उत्पादन होता है। उसके बाद है जलवायु, यानी कि राजस्थान की जलवायु भी जो है सूती वस्त्र के उद्योग के स्थापित होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शुष्क व अर्धशुष्क जलवायु उपयुक्त नहीं है, अतः मिलों में कृत्रिम नमी का वातावरण बनाना पड़ता है जिसमें खर्च अधिक होता है। शुष्क व अर्धशुष्क जलवायु होने के कारण मिलों में नमी नहीं होती है, इसलिए नमी बनाने के लिए भी राजस्थान की मिलों में अधिक खर्च करना पड़ता है। तीसरी जो है पानी की उपलब्धता, यानी कि सूती वस्त्र उद्योग वहां स्थापित किए जाएंगे जहां पर पानी अधिक मात्रा में आसानी से मिलता है। ब्लीचिंग रंगाई हेतु मीठा जल चंबल नदी व नहरों से ही सुलभ होता है। ब्लीचिंग का मतलब होता है रंगाई सफाई करना, और इसके लिए जो है वो पानी जो है वो नदियों से एकत्रित किया जाता है। अन्य क्षेत्रों में पानी की कमी बड़ी बाधा बनती है, और जहां पर पानी की कमी है वहां पर सूती वस्त्र उद्योग स्थापित नहीं किए जा सकते, क्योंकि रंगाई छपाई के लिए बहुत अधिक मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। चौथी जो कारक है वो है शक्ति के साधन, यानी कि राजस्थान में
शक्ति के साधन भी इम्पोर्टेंट है उद्योग सूती वस्त्र उद्योग के स्थापना में। बिजली की सीमित आपूर्ति व संकट का सीधा कुप्रभाव मिलों के उत्पादन भी पड़ता है। यानी कि अगर बिजली की आपूर्ति सही रूप से या फिर सीमित मात्रा में होगी तो उत्पादन नहीं हो पाएगा। इसके लिए आपको बिजली की अधिक मात्रा चाहिए और उसके साथ साथ बहुत लंबे समय के लिए भी बिजली होनी चाहिए ताकि आप अपने उत्पादन को बढ़ा सके। अगला जो कारक है वो है श्रमिक। श्रमिकों को प्रचुरता है किंतु कुशल श्रमिकों की कमी है। उद्योग किसी भी स्थान पर उद्योग स्थापित करते समय सबसे बड़ी जो जरूरत होती है वो श्रमिकों की होती है। इसलिए श्रमिक अगर ज्यादा होंगे तो वहां पर काम भी ज्यादा होगा। इसलिए राजस्थान में श्रमिकों की संख्या तो ज्यादा है लेकिन कुशल श्रमिकों की कमी है। जब स्वचालित मशीनों से कम श्रमिकों की आवश्यकता होती है, अब स्वचालित, लेकिन वर्तमान समय में जो है वो प्रौद्योगिकी या विज्ञान के ज्यादा विकास होने से ऑटोमेटिक चलने वाली मशीनों का विकास हो गया है जिसके कारण अब श्रमिकों की आवश्यकता कम हो रही है। अगला जो कारक है वो बाजार। उद्योग निर्माण में सबसे जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वो बाजार निभाता है। अगर बाजार नहीं होगा तो आपको उद्योगों में जो वस्तुएं स्थापित होती है या स्थापना होती है उनका कोई महत्व नहीं रहेगा। स्थानीय खपत पर्याप्त है व निर्यात भी होता है। मुख्य समस्या सस्ते सिंथेटिक वस्त्रों से मिल रही कड़ी प्रतियोगिता है। राजस्थान या फिर भारत की जनसंख्या अधिक होने के कारण कपड़े की खपत बहुत ज्यादा है, इसलिए बाजार पर्याप्त मात्रा में। उसके साथ साथ अपन निर्यात भी करें यानी कि अपने देश से बाहर के देशों में भी कपड़ा भेज रहे हैं। उसके साथ साथ जो इसके समक्ष मुख्य प्रॉब्लम आती है या समस्या आती है वो है जो सस्ते कपड़े की आती है। पूंजी। उद्योग स्थापित होने में पूंजी का भी महत्वपूर्ण योगदान रहता है। अगर आपके पास पूंजी नहीं है तो आप उद्योग स्थापित नहीं कर पाओगे। अपेक्षाकृत कम निवेश है। राज्य सरकार प्रवासियों को आकर्षित कर रही है। राजस्थान के लोग इतने सक्षम नहीं है कि वो अपने आप उद्योग स्थापित कर सके, इसलिए राज्य सरकार जो है वो बाहर के लोगों को यहाँ पर उद्योग स्थापित करने के लिए आकर्षित कर रही है ताकि अधिक से अधिक यहाँ पर रोजगार सृजन हो सके। नवीनतम मशीनों का अभाव। अधिकांश मिलों की मशीनें पुरानी हो जाने से तकनीकी नवीकरण अति आवश्यक है। ज्यादातर राजस्थान में सूती वस्त्र उद्योग जो है वो पुराने हैं, इसलिए वहाँ की जो मशीनें हैं वो भी पुरानी हो गई। इसलिए आवश्यक है कि नई मशीनों का उपयोग किया जाए। अभी चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न है मीणा जनजाति का इतिहास एवं संस्कृति। प्रभावशाली ढूंढार व बूंदी का मीणा इतिहास। मीणा राजस्थान की प्रमुख व प्रभावशाली जनजाति है। मीणा जनजाति जो है राजस्थान की सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली जो जनजाति वो मीणा जनजाति है। कछवा राजपूतों से पूर्व ढूंढार या आमेर को अपनी राजधानी बनाकर इन्होंने संपूर्ण क्षेत्र पर शासन किया है। ढूंढार या आमेर पर कछवा राजवंश वंश से पहले जो मीणाओं का राज होता था। सन 1342 से पूर्व बूंदी पर भी मीणा राजा राज करते थे, परंतु राव देवा द्वारा पराजित होने के बाद ये दुर्गम पहाड़ियों व जंगली क्षेत्रों में जाकर रहने लगे। सन 1342 से पहले बूंदी पर भी जो है मीणाओं का राज होता था। उसके बाद राव देवा द्वारा इन पर आक्रमण किया गया और इनको यहाँ से विस्थापित कर दिया गया। उसके बाद ये जंगलों में जाकर रहने लगे। मत्स्य अवतार व मैनाल के क्षत्रिय। मीणा जनजाति उत्पत्ति व गोत्र संरचना, यानी कि मीणा जनजाति की उत्पत्ति कैसे हुई, उनकी गोत्र क्या है। वेदों में मैनी शब्द का प्रयोग हुआ है जिसका अर्थ होता है वज्र के समान शरीर वाले से है। वेदों की बात करें तो वेदों में जो है मैनी शब्द का प्रयोग हुआ है जिसका अर्थ होता है वज्रों के समान शरीर वाला। यजुर्वेद में अन्याय से रक्षा करने वाले क्षत्रियों को मैनाल कहा गया है और यजुर्वेद में जो है अन्याय से जो है वो रक्षा करने वाले क्षत्रियों को जो है मैनाल कहा गया है। ये जो है वो इतिहास की बात की जाती है कि मीणाओं का इतिहास क्या था। कोटा चित्तौड़ के बीच मैनाल शिव मंदिर समृद्ध मीणा संस्कृति का जीवंत उदाहरण है। और कोटा चित्तौड़ के बीच मैनाल में जो है वो शिव मंदिर जो है वो इनका एक उत्कृष्ट संस्कृति का भाग है। मीन पुराण के अनुसार इनकी उत्पत्ति मत्स्य अवतार से मानी जाती है। मीन पुराण के अनुसार मीणाओं की जो उत्पत्ति है वो मत्स्य अवतार से मानी जाती है। भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार से मानी जाती है और मत्स्य के बाद में इनका जो धीरे धीरे जो है वो अपघटन होते हुए नाम जो है मीणा पड़ गया। इनके कई गोत्र राजपूतों से मेल खाते हैं, जैसे चौहानों में बड़गोती,
गोठवाल, परमार, उसमें ताजी, पडियार, राठौड़ व गहलोत आदि। और इनके जो कई गोत्र जो है वो राठौड़ों या फिर राजपूतों से भी मेल खाते हैं, यानी कि मीणाओं की उत्पत्ति के बारे में भी अलग अलग तथ्य व कथन है। अब है मीणा जनजाति के क्षेत्र व भोजन वस्त्र। संगन बसा क्षेत्र की बात करते हैं, ये मुख्यतः करौली, सवाई माधोपुर, दौसा, जयपुर, अलवर, भरतपुर, उदयपुर, टोंक और सीकर जिलों में पाए जाते हैं। मीणाओं की क्षेत्र की बात करें तो मुख्य रूप से ये राजस्थान के पूर्वी भाग में पाए जाते हैं, जिसमें जयपुर, अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, करौली, उदयपुर, इन स्थानों पर मीणा पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। भोजन व वस्त्र। मीणाओं के भोजन व वस्त्र, मक्का, ज्वार, गेहूं की रोटी, छाछ व मिर्च का सघन प्रयोग। मुख्य रूप से जो है वो मक्के का प्रयोग करते हैं, मक्के के अलावा ज्वार, गेहूं, इन फसलों का प्रयोग करते हैं, उसके साथ मिर्च का भी प्रयोग करते हैं। सर्दियों में बाजरे का खिचड़ा व मेहरी। और सर्दियों की बात करें तो सर्दियों में जो बाजरे की खिचड़ी और मेहरी, हुक्का पान अत्यंत प्रचलित है। इसके साथ साथ हुक्के का भी पान करते हैं या फिर हुक्का भी पीते हैं मीणा जनजाति के लोग। पुरुष धोती, पगड़ी, अंगरखा पहनते हैं। पुरुष जो है वो धोती पहनते हैं, पगड़ी पहनते हैं और शरीर के ऊपरी भाग पर जो है अंगरखा पहनते हैं। वह स्त्रियां जो है वो घाघरा, ओढ़नी और कांचली धारण करती हैं। और स्त्रियां जो है वो घाघरा, ओढ़नी और कांचली धारण करती है। मीणा जनजाति के परिवार व विवाह प्रणाली। मीणा समाज में पितृसत्तात्मक संयुक्त परिवार व नाता प्रथा। पितृसत्तात्मक संयुक्त परिवार यानी कि मीणा जनजाति के परिवार की बात करें तो वो संयुक्त परिवार होता है, और उसमें पिता का जो है महत्वपूर्ण योगदान, या फिर घर का जो मुखिया होता है वो पिता होता है। नाता नाता प्रथा का अर्थ है कि विवाह में स्त्रियों को जो है वो तलाक दे देना या फिर स्त्रियों से अलग हो जाना। मीणा समाज में संयुक्त व एकांकित दोनों परिवार पाए जाते हैं। मीणा समाज की बात करें तो एकल परिवार भी पाया जाता है और संयुक्त परिवार भी पाया जाता है। परिवार का मुखिया सबसे वृद्ध पुरुष होता है, जिसका आदेश आदर पूर्वक माना जाता है। और पितृसत्तात्मक समाज होने के कारण जो परिवार का जो मुखिया होता है वो उस परिवार का सबसे वृद्ध पुरुष होता है और जिसका आदेश सभी घर वाले मानते हैं। परिवार पूर्णतः पितृसत्तात्मक होते हैं और बहुएं बड़ों से पर्दा रखती है। और परिवार जो है पूर्ण रूप से पितृसत्तात्मक होते हैं और जो घर की बहुएं होती है वो बड़ों से पर्दा रखती है या फिर घूंघट रखती है। विवाह अपने गोत्र या खाप को छोड़कर आयोजित किया जाता है। और मीणा जनजाति लोग अपने गोत्र में विवाह न करके अन्य गोत्र में विवाह करते हैं। विवाह की रस्में हिंदुओं के समान होती है और विधवा पुनर्विवाह भी मान्य है। और विवाह की जो रस्में होती है वो हिंदुओं के समान होती है और विधवा विवाह भी मान्य है या फिर नाता विवाह भी मान्य है। मीणा जनजाति के धर्म, लोक उत्सव व समाज। जीण माता, लांगुरिया गीत व सामाजिक श्रेणियां। मीणा समाज शक्ति के उपासक है। इनकी इष्ट देवी सीकर की जीण माता है। अगर मीणाओं की इष्ट देवी की बात करें तो वो सीकर की जीण माता है। इसके अतिरिक्त केला देवी, शीतला माता व सोत माता को भी पूजते हैं। और जीण माता के अलावा ये केला देवी शीतला माता को भी पूजते हैं। केला देवी के मेले में रात भर भक्तिमय लांगुरिया गीत गाए जाते हैं। और केला देवी के जो गीत है उनको लांगुरिया गीत कहते हैं, जो मीणा जनजाति गाते हैं। सामाजिक जीवन। समाज मुख्य रूप से जमींदार मीणा तथा चौकीदार मीणा श्रेणी में विभक्त रहता है। सामाजिक जीवन की बात करें तो मुख्य रूप से मीणाओं के दो भाग है, जमींदार मीणा व काश्तकार मीणा या फिर चौकीदार मीणा। वर्तमान में ये समाज जागरूक व उच्च शिक्षित होकर सरकारी नौकरियों में अग्रणी स्थान पर है। वर्तमान समय की बात करें तो ये समाज जागरूक हो चुका है और सरकारी नौकरी में अग्रणी स्थान पर है। जमींदार मीणा का होता है, जमींदार मीणा का अर्थ होता है कि खुद की खेती करने वाला, और चौकीदार मीणा का अर्थ होता है कि दूसरों की रक्षा करके उनसे लगान करके उनको सुरक्षा प्रदान करता है। मीणा जनजाति की परंपरागत व आधुनिक अर्थव्यवस्था, यानी कि मीणा जनजाति की अर्थव्यवस्था क्या है, ये क्या है या ये किन साधनों पर निर्भर है। काश्तकारी, कृषि व विविध आजीविका। मुख्य रूप से ये काश्तकारी यानी कि वस्तु का निर्माण करते हैं और उसके साथ साथ कृषि का काम भी करते हैं।
परंपरागत व्यवसाय खेती व पहरेदारी का रहा है। परंपरागत जो व्यवसाय है वो या तो ये पहरेदारी करते हैं यानी कि किलों की सुरक्षा करते हैं या किसी दूसरे व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करते हैं, उसके साथ साथ कृषि का काम भी करते थे। जयगढ़ व नाहरगढ़ दुर्गों के रक्षक वर्तमान में ये आधुनिक काश्तकारी का कार्य भी करते हैं। प्राचीन समय में जयगढ़ व नाहरगढ़ दुर्गों के रक्षक थे और वर्तमान में ये काश्तकारी की नई नई वस्तुएं बनाने के काम भी करते हैं। खरीफ में ज्वार बाजरा मक्का मूंगफली मिर्च तथा रबी में सरसों चना सब्जियां व गेहूं का उत्पादन करते हैं। खरीफ फसल की बात करें तो ज्वार बाजरा मक्का मूंगफली व मिर्च का उत्पादन करते हैं, वहीं रबी की बात करें तो चना गेहूं सरसों आदि का उत्पादन करते हैं। कृषि के अतिरिक्त सरकारी नौकरियों व्यापार पशुपालन व पत्थर व्यवसाय में भी संलग्न है। इसके साथ साथ मीणा जनजाति के लोग कृषि के अलावा पशुपालन है सरकारी नौकरियां है व्यापार है व उद्योग धंधों में भी संलग्न या फिर उनका भी काम करते हैं। अभी चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। राजस्थान के प्रमुख पर्यटन परिपथ यानी कि राजस्थान में प्रमुख जो पर्यटन परिपथ है वो कौन कौन से है। मुख्य रूप से राजस्थान में 10 पर्यटन परिपथ है। पहला जो है वो आपके जयपुर अजमेर परिपथ, इसको ढूंढाड़ सर्किट भी कहते हैं। पहला जो है वो आपके परिपथ है वो जयपुर अजमेर है जिसको अपन ढूंढाड़ सर्किट भी कहते हैं। इसमें जो आपके जयपुर आमेर सामोद दौसा आबानेरी स्वर्णिम त्रिकोण गोल्डन ट्राइंगल पर अवस्थित होने से यहाँ सर्वाधिक विदेशी पर्यटक आते हैं। गोल्डन ट्राइंगल जो है आपके दिल्ली आगरा और जयपुर स्वर्णिम त्रिकोण में जो है वो आपके दिल्ली आगरा और जयपुर आते हैं और इस परिपथ पर स्थित होने के कारण यहाँ सर्वाधिक मात्रा में पर्यटक आते हैं। मरु परिपथ या फिर डेजर्ट सर्किट मरु त्रिकोण जोधपुर जैसलमेर बीकानेर बाड़मेर नागौर जो रेतीले दौरों की संस्कृति दिखाई जाती है। मरु परिपथ की बात करें तो मरु परिपथ में मुख्य रूप से जो है वो जैसलमेर बीकानेर बाड़मेर जोधपुर व नागौर जिले आते हैं। तीसरी की बात करें तो मेवात क्षेत्र में अलवर भरतपुर और सवाई माधोपुर जिले आते हैं। मेवात क्षेत्र की बात करें तो मुख्य रूप से अलवर व भरतपुर जिला। मेरवाड़ा क्षेत्र अजमेर पुष्कर मेड़ता नागौर मेरवाड़ा क्षेत्र में मुख्य रूप से अजमेर पुष्कर मेड़ता व नागौर के स्थान आते हैं। अगला बात करें शेखावाटी क्षेत्र में सीकर झुंझुनू चूरू की ऐतिहासिक भित्ति चित्र हवेलियां आती है। शेखावाटी क्षेत्र की बात करें तो शेखावाटी क्षेत्र में मुख्य रूप से सीकर झुंझुनू व चूरू जिले आते हैं। अगला जो है वो गोडवाल नहीं गोडवार गोडवार क्षेत्र में माउंट आबू रणकपुर और जालोर यानी कि लूनी नदी के आसपास के क्षेत्र जिसमें आपके माउंट आबू जालोर और रणकपुर आता है। अगला जो है आपके मेवाड़ क्षेत्र में उदयपुर राजसमंद नाथद्वारा व चित्तौड़गढ़ जिले आते हैं। फिर अपन बात करते हैं रणथंभौर क्षेत्र में सवाई माधोपुर व टोंक के बाघ अभ्यारण्य आते हैं। रणथंभौर जो सर्किट है उसमें जो है आपके सवाई माधोपुर व टोंक जिले आते हैं। अगला जो है आपके तीर्थ सर्किट में अजमेर पुष्कर नाथद्वारा महावीर जी आते हैं। तीर्थ सर्किट जो है वो भारत सरकार द्वारा है जहां पर राजस्थान के 4 प्रमुख मंदिर को सम्मिलित किया गया जिसमें आपके अजमेर नाथद्वारा पुष्कर व महावीर जी शामिल है। फिर आता है धार्मिक सर्किट मेवाड़ वागड़ धार्मिक सर्किट व यूपी सीमा पर विकसित ब्रज भूमि रिलीजन सर्किट बौद्ध देशों को आकर्षित करने के लिए बुद्धा सर्किट भी विकसित किया जा रहा है। राजस्थान में जो है बौद्ध धर्म को अपनाने वाले देशों को आकर्षित करने के लिए बुद्धा सर्किट भी स्थापित किया जा रहा है। ये जब जो सर्किट है या फिर पर्यटन सर्किट है जो ये वो पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं जहां पर प्राचीन समय के जो पर्यटन स्थल है उनको संरक्षण दिया जा रहा है। अभी चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न है मरुस्थलीय प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था के बारे में बताइए। थार का मरुस्थल विश्व का अनूठा मरुस्थल है जहां प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद जनसंख्या व पशुपालन का सर्वाधिक दबाव पाया जाता है। थार का मरुस्थल जो है वो विश्व का अनूठा मरुस्थल है क्योंकि विश्व के ज्यादातर मरुस्थल जो है वो आपके वनस्पतिहीन होते हैं, लेकिन राजस्थान का थार मरुस्थल ऐसा मरुस्थल है जहाँ वनस्पति अधिक मात्रा में पाई जाती है यानी कि ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है और वहां पर जनसंख्या और पशुपालन दोनों ही उपलब्ध है। यहाँ का कृषक विषम परिस्थितियों से अनवरत संघर्ष कर
रोहित क्षेत्र या बरखान के निम्न भूमि भागों में कृषि करता है। कृषि के योग्य विषम परिस्थितियां होने के बावजूद यहाँ का किसान जो है वो खेती करता है। खरीफ में बाजरा, ग्वार, मोठ व रबी में सरसों, चना, तारामीरा, अरंडी प्रमुख फसलें है। अगर इस भाग की बात करें तो खरीफ में बाजरा, ग्वार और मोठ प्रमुख फसलें। वहीं अगर अपन रबी की बात करें तो तारामीरा, सरसों, चना की फसलें प्रमुख है। मरुस्थलीय प्रदेश में कृषि व सिंचाई का विकास। हरित क्रांति व लाठी सीरीज का मीठा भूजल। कृषि व सिंचाई। पूर्व में कृषि केवल वर्षा आधारित थी, किंतु 1927 में गंग नहर व बाद में इंदिरा गांधी नहर परियोजना ने श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ व बीकानेर में कृषि क्रांति लाई है। मरुस्थलीय भाग में बात करें, राजस्थान के मरुस्थल की बात करें तो शुरुआत में जो कृषि थी वो वर्षा पर आधारित थी, लेकिन गंग नहर और इंदिरा गांधी नहर परियोजना के विकास के बाद श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर जिलों में जो है वो सिंचाई के द्वारा भी फसलों का उत्पादन किया जा रहा है, जिसमें कोलायत व लूणकरण सर में चना, गेहूं व मूंगफली का प्रचुर उत्पादन हो रहा है। और लूणकरण सर में सबसे बड़ी जो है मूंगफली की मंडी बन चुकी है। सिंचाई होने के कारण लूणकरण सर व कोलायत में जो है वो मूंगफली, गेहूं, चना का उत्पादन जो है प्रचुर मात्रा में किया जा रहा है। और लूणकरण सर में जो है वो राजस्थान की सबसे बड़ी मूंगफली की मंडी स्थित है। जैसलमेर के लाठी सीरीज के भूगर्भिक जल से नलकूपों द्वारा पानी निकाला जाता है तथा पारंपरिक खड़ीन से वर्षा जल संचयन कर सीमित सिंचाई की जाती है। जैसलमेर के मोहनगढ़ के आसपास एक मीठे पानी की भूजल पट्टी है, जिसको अपन लाठी सीरीज कहते हैं। वहां से पानी निकाल कर भी सिंचाई की जा रही है। उसके साथ साथ राजस्थान में पारंपरिक रूप से खडीन का उपयोग करके भी वर्षा के जल को जो है संग्रहित किया जा रहा है। मरुस्थलीय प्रदेश में पशुपालन एवं खनिज संपदा, यानी कि मरुस्थलीय प्रदेश में पशु का पालन कैसे किया जाता है, उसके साथ साथ खनिज भी पाए जाते हैं। पशुधन, डेयरी व तेल गैस के विशाल भंडार। पशुपालन। गायों की उत्तम नस्लें कोकरेज, थारपारकर, राठी दूध के लिए प्रसिद्ध है। गायों की उत्तम नस्लें कोकरेज, थारपारकर और राठी जो है दूध के लिए प्रसिद्ध है, जिनका जो पालन जो है वो राजस्थान के मरुस्थल में किया जाता है। बीकानेर एशिया में ऊन उद्योग का प्रमुख केंद्र है। भेड़ व बकरियां आजीविका का मुख्य सहारा है। मरुस्थल पे रहने वाले लोगों के जो है वो मुख्य जो आजीविका का सहारा है वो भेड़ व बकरियां है। उसके साथ बीकानेर में जो है वो सर्वाधिक मात्रा में ऊन का उत्पादन होता है। खनिज की बात करें तो जिप्सम। राजस्थान के बीकानेर और बाड़मेर जिले में पर्याप्त मात्रा में जिप्सम पाया जाता है। नागौर, बाड़मेर, बीकानेर में पर्याप्त मात्रा में जिप्सम पाया जाता है। लिग्नाइट कोयला भी बीकानेर और बाड़मेर में पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। तांबे की बात करें तो तांबे झुंझुनू के खेतड़ी में पर्याप्त मात्रा में तांबा पाया जाता है। संगमरमर, मकराना, नागौर, टंगस्टन, डेगाना, मुल्तानी मिट्टी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। हाल ही में बाड़मेर जैसलमेर बेसिन में विशाल तेल व प्राकृतिक गैस के भंडार मिले हैं। हाल ही में बाड़मेर जैसलमेर बेसिन में विशाल मात्रा में तेल व प्राकृतिक गैस के भंडार मिले हैं। और उसके साथ साथ बाड़मेर में रिफाइनरी की भी स्थापना की जा रही है, यानी कि बाड़मेर जैसलमेर में बहुत ही अधिक मात्रा में प्राकृतिक गैसें और तेलों का भंडार मिला है। इस प्रकार अपन कह सकते हैं मरुस्थलीय भाग जो खनिज संपदा की दृष्टि से भी धनी प्रदेश है। मरुस्थलीय प्रदेश में उद्योग व परिवहन का ढांचा। कालीन, नमदे उद्योग व NH-15 जीवन रेखा। औद्योगिक दृष्टि से मरुस्थल अपेक्षाकृत पिछड़ा है। कालीन, नमदे, बंदे, छपाई, रंगाई, संगमरमर व नमक उद्योग प्रमुख है। औद्योगिक दृष्टि से बात करें तो मरुस्थलीय भाग जो है पिछड़ा है, लेकिन उसके बावजूद जो कालीन यानी कि बिछाने के लिए जो उपयोग की जाती है वो बनाई जा रही है। नमदे बनाए जा रहे हैं, नमदे दरियों को नमदे कहा जाता है। बंदेज, छपाई रंगाई, बंदेज पहनने के लिए सांपे और उसके साथ साथ रंगाई छपाई का काम भी पर्याप्त मात्रा में किया जाता है। संगमरमर, नागौर के मकराना में संगमरमर का सर्वाधिक उत्पादन होता है। उसके साथ डिडवाना में नमक का उत्पादन होता है। और श्रीगंगानगर में चीनी मिल स्थापित है। उसके साथ साथ श्रीगंगानगर में जो है चीनी मिल स्थापित है, जहां पर चीनी का उत्पादन होता है। परिवहन की बात करें, अधिकांश रेल मार्गों को बड़ी लाइन में बदल दिया गया है।
सड़क परिवहन में राष्ट्रीय राजमार्ग 15 गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, गुजरात मरुस्थल की जीवन रेखा है। वायु सेवा जयपुर व जोधपुर में उपस्थित है। परिवहन की बात करें तो राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थल में जो है परिवहन का भी जो है वो ध्यान रखा गया। इसके लिए जो है वो रेल मार्गों को बड़ी लाइनों में बदला गया। उसके साथ NH 15 जो राजस्थान के मरुस्थल भाग की जीवन रेखा कहा जाता है। और वायु सेना भी जो है जोधपुर व जयपुर में उपलब्ध है। अब मरुस्थलीय प्रदेश में जनसंख्या बसाव, जनसंख्या सघनता व जैसलमेर का न्यूनतम घनत्व। राजस्थान के मरुस्थल में जो है वो बाकी वाले मरुस्थलों की तुलना में जनसंख्या घनत्व ज्यादा है, लेकिन राजस्थान के जैसलमेर जिले में जनसंख्या घनत्व बहुत ही कम है। कठोर परिस्थितियों के कारण यहाँ जनसंख्या घनत्व अपेक्षाकृत कम है। फिर भी संपूर्ण मरुस्थलीय प्रदेश में राज्य की लगभग 39.84% जनसंख्या निवास करती है। कठोर परिस्थितियां होने के कारण भी यहाँ का जनसंख्या घनत्व कम है, लेकिन राज्य की अधिकांश जनसंख्या लगभग 40% जनसंख्या जो है वो राजस्थान के मरुस्थलीय भाग में निवास करती है। और राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का लगभग 60% भाग जो है वो मरुस्थल है, और उसमें राजस्थान की कुल 40% जनसंख्या निवास करती है। लेकिन राजस्थान में जनसंख्या घनत्व जो है वो मरुस्थल में बहुत ही कम है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व झुंझुनू जिले में 361 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर व सीकर में 340 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। जैसलमेर संपूर्ण राज्य का सबसे कम जनसंख्या घनत्व मात्र 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। जोधपुर मरुस्थल का सर्वाधिक आबादी वाला जिला है। अगर मरुस्थलीय भाग के जिलों की बात करें तो सबसे ज्यादा जो जनसंख्या घनत्व है वो झुंझुनू व सीकर में, वहीं सबसे कम जो जनसंख्या घनत्व है वो आपके जैसलमेर में है, वो मात्र 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में। वहीं सबसे अधिक आबादी वाला जो जिला है मरुस्थल में वो है जोधपुर है। अगला प्रश्न है अरावली प्रदेश का प्रादेशिक भूगोल, यानी कि अरावली प्रदेश के बारे में बताना है। भौगोलिक स्थिति व अरावली की ऐतिहासिक सभ्यताएं। ये प्रदेश 23 डिग्री 20 मिनट से 28 डिग्री 20 मिनट उत्तरी अक्षांश व 72 डिग्री 10 से 77 डिग्री 50 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। ये जो है वो अरावली प्रदेश की जो है वो अक्षांशीय व देशांतरी स्थिति है। इसका कुल क्षेत्रफल 99,771 वर्ग किलोमीटर तथा जनसंख्या जो है 180.28 लाख है। और अरावली की कुल क्षेत्रफल की बात करें तो वो 99,771 वर्ग किलोमीटर, वहीं जनसंख्या की बात करें तो वो लगभग 180.28 लाख है। इसमें अलवर, जयपुर, अजमेर, उदयपुर, सिरोही व बांसवाड़ा आदि जिले पूर्ण व आंशिक रूप से सम्मिलित है। अरावली की बात करें तो अरावली भाग में अलवर, जयपुर, उदयपुर, सिरोही ये जिले पूर्ण रूप से सम्मिलित है। अरावली पर्वत श्रेणी में प्राचीन विराटनगर, पांडुपोल व भरथरी सभ्यताएं जन्मी है। पुष्कर प्राचीन काल से तपोभूमि रहा है। अरावली पर्वत की बात करें तो यहाँ प्राचीन समय की जो है वो महत्वपूर्ण जो है मुख्य नगर भी पनपे है, जिसमें आप भरथरी नगर बात कर सकते हैं, विराट नगर की भी विराट नगर भी मिलता है, उसके साथ साथ पुष्कर भी मिलता है। राज्य की जीवनदायिनी रेखा व मानसूनी प्रभाव। अरावली प्रदेश का महत्व व जल विभाजक। अरावली प्रदेश जो है वो राजस्थान में जल विभाजक का काम करती है, यानी कि राजस्थान को दो भागों में विभाजित करने का काम करती है। और अरावली प्रदेश में अत्यधिक मात्रा में खनिज पाए जाने के कारण इसको राजस्थान की जीवन रेखा भी कहा जाता है। राज्य की बनास, साबी, लूनी व सोम जैसी प्रमुख नदियां इसी पर्वत श्रृंखलाओं से निकलती है। राजस्थान में बहने वाली ज्यादातर नदियां जो है अरावली पर्वतमाला से निकलती है, जैसे साबी नदी है, लूनी नदी है, बनास नदी है, ये सभी जो नदियां वो अरावली पर्वतमाला से ही निकलती है। राज्य के लगभग 90% सघन वनखंड तथा बहुमूल्य औषधीय जड़ी बूटियां इसी क्षेत्र से प्राप्त होते हैं। और राज्य के ज्यादातर वन, लगभग 90% वन जो है वो अरावली प्रदेश के भागों में देखने को मिलते हैं, और जड़ी बूटियां भी इसी भाग में देखने को मिलती है। यहीं से बंगाल की खाड़ी का मानसून टकराकर पूरी राजस्थान में भारी वर्षा करता है। और बंगाल की खाड़ी का जो मानसून है वो अरावली पर्वतमाला से टकरा कर यहाँ पर पूरी भाग में भारी बरसात करता है। जबकि अरब सागर का मानसून इसके समांतर होने के कारण बिना वर्षा किए सीधे निकल जाता, और ये देश की प्रधान जल विभाजक रेखा है। जबकि अरब सागर से आने वाला जो मानसून है वो अरावली पर्वतमाला के समांतर ऊपर से गुजर जाता है, इसलिए इसको जो महान जल विभाजक रेखा कहा जाता है। अरावली पर्वत
का धरातल व भूतत्व, प्री कैम्ब्रियन महाकल्प की चट्टानें व सर्वोच्च शिखर शिखर राजस्थान में जो अरावली पर्वतमाला स्थित है, ये विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला है, जो है वो प्री कैम्ब्रियन काल की है। अरावली का निर्माण प्री कैम्ब्रियन महाकल्प में हुआ था, जिसमें मुख्य आग्नेय और रूपांतरीय चट्टानें जैसे नीस, शिस्ट, डोलामाइट, पेग्मेटाइट और संगमरमर पाई जाती है। यानी कि राजस्थान में जो अरावली पर्वतमाला स्थित है, उसका जो निर्माण है वो प्री कैम्ब्रियन काल में होता है और ये विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला है। इसका सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर, जिसकी लंबाई 1722 मीटर है, आबू पर्वत पर स्थित है, जो उत्तर में हिमालय और दक्षिण में नीलगिरी के मध्य संपूर्ण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। इसके सबसे सर्वोच्च शिखर की बात करें तो वो गुरु शिखर है, जिसकी कुल लंबाई 1722 मीटर है। ये उत्तर में हिमालय और दक्षिण में नीलगिरी के मध्य मध्य भारत में सबसे ऊंची स्थित चोटी है। यहाँ लोहा, तांबा, सीसा, जस्ता व चांदी प्रचुरता में मिलती है। अरावली पर्वतमाला में जो है खनिज पदार्थ भी पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं। अभी चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अरावली प्रदेश की जलवायु, वनस्पति व मिट्टियां। पर्वतीय जलवायु, औषधीय वन व लाल लोमी मिट्टी। जलवायु व वनस्पति, दक्षिण की ओर बढ़ने पर वर्षा की मात्रा बढ़ती जाती है। माउंट आबू पर सर्वाधिक 1500 mm, गर्मियों में औसत तापमान 10 से 20 सेल्सियस रहता है। अरावली पर्वत पर खैर, हरड़, गुलर, आम, जामुन व धोकड़ा के वन पाए जाते हैं। जलवायु व वनस्पति की बात करें तो दक्षिण की ओर बढ़ने पर वर्षा की मात्रा बढ़ती है, जिसके कारण यहाँ की जलवायु जो है आर्द्र व उपाद्र या अति आर्द्र हो जाती है और इसका जो तापमान जो है वो गर्मियों में औसत तापमान जो है 10 से 20 सेल्सियस तक होता है। और यहाँ पर अरावली पर्वत पर जो खैर है, हरड़, गुलर, आम, जामुन व धोकड़ा के वन भी पाए जाते हैं। मिट्टियों की बात करें तो पर्वतीय ढालों में भूरी रेतीली कचारी, लाल पीली व लाल लोमी मिट्टी पाई जाती है। पर्वतीय ढालों पर भूरी रेती कचारी, लाल लोमी मिट्टी भी पाई जाती है, जो मक्का, ज्वार, उड़द व गन्ने की खेती के लिए अत्यंत उपयुक्त होती है। जो मक्का, ज्वार, उड़द व गन्ने की फसल के लिए अत्यंत उपयोगी होती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगर आपको इस की पीडीएफ प्राप्त करनी है तो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर डाउनलोड कर दीजिए।